नमस्कार। विनेश गुप्ता जी सर, एक क्षमा चाहूंगा, आपने एज बताई 41 इयर्स, बट मेरी एज 31 इयर्स है। तो मतलब इतना मैं क्षमा चाहूंगा आपसे हार्दिक जी, थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं मुझे गलती हुई है मुझे बोलने में, नहीं सॉरी इसके लिए। ओके, हाँ यस ओके। यहाँ से मैं क्या है कि पूरा अपना जो भी बात रखूंगा, पूरा ज्यादातर मैं केस स्टडी पे ही फोकस करूंगा, और ज्यादातर मैं वास्तविकता के नजदीक से ही मेरा जो भी आज का प्रेजेंटेशन है, मेरी बात है, वो वास्तविकता से बहुत करीब मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत वास्तविकता से काम किया है, जो आईसीयू में सब देखे हैं, रिलेटिव में देखे, पेशेंट देखा है, तो मैं वो पूरा पिक्चर आपके सामने मेरा अनुभव रखूंगा। उसके पहले एक कि जितने भी डॉक्टर आज 1 साल के ऊपर से कोविड के लिए काम कर रहे हैं, उनके और स्टाफ और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कोविड में काम कर रहा है, कोविड के लिए काम कर रहा है, उन सभी को भगवान इतनी शक्ति दे और इतना दीर्घायु उनका बनाए रखें कि आगे भी जितनी भी आपदाएं उनके साथ वो लड़ सके। दूसरा, आज मैं डायरेक्ट केस स्टडी प्रेजेंटेशन पे जाऊंगा, उसके पहले 2-3 पॉइंट रखूंगा मेरा। जनपदोवंश जन्य व्याधि हम सब जानते हैं, चरक ने बताया है, असमान प्रकृति वाले, असमान वयी वाले, असमान देहबल वाले और सभी तरह की असमानता वाले रोगियों में समान लक्षण स्वरूप व्याधि उत्पन्न होती है। तो ये जनपदोध्वंस का एक प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे सबने देखा है कि सभी की प्रकृति सेम नहीं है, देहबल सेम नहीं है, वही नहीं है, पर लक्षण में समान है। तो जनपदोध्वंस जन्य व्याधि इस तरह से परेशान करती है। दूसरा, शीघ्र अतिशीघ्र संक्रमित कर देती है, और यहाँ पे जनपदोध्वंस जन्य व्याधि घोर मृत्यु स्वरूप बन सकती है अगर उसकी चिकित्सा समय पर नहीं की जाए। ये शास्त्रों में भी कहा गया है और हमने हमारे अनुभव से भी देखा है। जब मार्च 2020 में कोविड ने एंट्री की इंडिया में, उसके पहले सभी कंट्रीज में ये पहुंच चुका था। तो उसी समय अरबियन कंट्री में मेरा एक फ्रेंड वहां पे क्या है कि रहता है। यस, इट नाउ वॉइस इज क्लियर? यस, मेरा फ्रेंड रहता है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, तो उसी समय हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा, उसके पहले ही मेरे पास फोन आया कि वो जितने लोग रह रहे हैं एक रूम में, उन सभी को थोड़ा जुकाम है, किसी को खांसी है, किसी को ये है। तो वो लक्षणों से मुझे पता चल गया कि इन सभी को कुछ न कुछ कहाँ से क्या है कि कुछ इसी तरह से संक्रमित हुए हैं। वहां की गवर्नमेंट उनके लोगों के लिए ही रेडी नहीं थी, तो इंडियंस को तो कैसे संभाले। तो उन्होंने को पूरी की पूरी सोसाइटी पैक कर दी इंडियंस की, और सभी को उनके फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे, उनको खाना पीने भी जितना उनके पास थे उनमें से ही उनको चलाना था। तो उनको मेरे पिछले अनुभव में जिस तरह से मैं श्वास काश ठीक कर रहा था, और जो औषधियां किचन में रहती है, उनसे मैंने उनकी चिकित्सा शुरुआत कर दी। और उनमें से अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, 2-4 चीजें इसमें से ही क्या है कि चिकित्सा शुरुआत कर दी। और मानो न मानो उसी समय सभी लोग अदरक और काली मिर्च से काफी कुछ लोगों की उसी सब परेशानियां जो भी थी, बुखार था या सांस खांसी, वो सब कुछ ठीक हो गए। और उसी उसमें से करीबन करीबन मुझे लग रहा है 100-150 लोगों आसपास की सोसाइटी में उनको जो लक्षण थे वो ठीक हुए। इसी तरह से ये 2-4 चीजें से, तो वो अनुभव के आधार पर मैंने अप्रैल 2020 में 16 में पीएमओ ऑफिस में पूरा 19 पेज का लेटर लिखा था, और वहां से भी बहुत जल्दी ही रिप्लाई भी उसका आया था। पर कुछ ऐसी उसमें गवर्नमेंट के भी बहुत प्रेशर थे कि कुछ होगा, उसी कारण हम आगे उस पर काम उसी समय नहीं कर पाए, फिर बाद में हमने किया।
ये थोड़ी पूर्व धारणा मेरी बांधी थी। अब कोविड को मैं कैसे देखता हूँ, तो जिस तरह से कुष्ठ को सप्तको द्रव्य संग्रह कहा गया है, तो यहाँ पे कोविड है सप्तदशको द्रव्य संग्रह, अर्थात दोष धातु मल तीनों उसके अंदर क्या है कि दूषित होते हैं और साथ में ओज भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो देखे जाए तो पूरा मिला के सप्तदश यानी 17 चीजें जो है पूरी दूषित होती है समय पर आने पर, या फिर पहले से ही अपथ्य सेवन करने वाले मनुष्य हैं तो उनके अंदर ये पूरा जल्द से जल्दी से दूषित होते हैं और आगे जाके परिस्थिति बहुत गंभीर बनती है। जो बात आगे मैं केस स्टडी रखूंगा उसमें 2-4 पॉइंट पर मैं अवश्य जो सिद्धांत पर क्या है कि मैं मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट रहूंगा, जिसमें कास में अवस्था की चिकित्सा कही गई है। तो ये अवस्था की चिकित्सा क्या रहती है, किस किस अवस्था में क्या चिकित्सा है वो मैं बताता रहूंगा। अक्रियाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम संशय भवेत्, ये चिकित्सा सिद्धांत पे भी मैं बहुत फोकस रहा हूँ, तो ये भी मैं आगे जो भी केस स्टडी बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा। तीसरा स्वेदन चिकित्सा, ये भी मेरा एक बहुत उत्तम रूप से मुझे मदद रूपी है। डिफरेंट टाइप ऑफ द स्वेदन मुझे हेल्पफुल हुआ है चिकित्सा में, तो उसको मैं आप सभी से शेयर करूंगा। अब आगे जाते हुए कुछ ज्यादा बात न करते हुए मैं केस स्टडी पे आता हूँ, क्योंकि आगे और पहले भी बहुत सारे इतने प्रेजेंटेशन हो चुके हैं कोविड पे, तो सभी को औषध और सभी सबको पता है। डायरेक्ट मैं पेशेंट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एक गोपनीय होता है। मैं डायरेक्ट उसकी एज बताऊंगा और उसको क्या तकलीफ थी वहां से बताऊंगा, और उसमें भी जो टिपिकल चीजें हैं वहां से उसको कंटिन्यू करूंगा और वहां से ही पूरा करके दूसरा केस प्रेजेंटेशन पे चला जाऊंगा। 54 इयर्स मेल पेशेंट हमारे पास आया, जब उसको फीवर, इतना फीवर कि हाथ लगाओ तो आपका हाथ भी गर्म हो जाए, इतना सीवियर ग्रेड फीवर। पेशेंट को वीकनेस, एकदम सा वो जो क्षय हो चुका है उतना उसका निस्तेज चेहरा, और अभी कास इतना स्टार्ट नहीं हुआ था पर कास का पूर्व रूप कह सकते हैं कि सुखपूर्ण गलाशयता वो स्टार्ट हो चुका था, और पेशेंट ने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था। फीवर को मापा गया 103.4 पेशेंट को उस दिन, और पेशेंट को हमने एडमिट किया। पेशेंट ने आरटीपीसीआर करवाया हुआ था और बाकी कोई रिपोर्ट्स नहीं करवाया था। दूसरे दिन हमने रिपोर्ट्स करवाए पेशेंट के, उनका सीआरपी था 168 पॉइंट समथिंग था, और एचआरसीटी करवाया, स्कोर था 15/25। यंग पेशेंट थे, लीन एंड थिन थे, डायबिटीज और बीपी नहीं था, इसलिए हमने पूरा पेशेंट को समझाया और हमारी चिकित्सा शुरुआत की। हमारे लिए एक टास्क बड़ा था, वो फीवर का था। फीवर 100 पर भी पहुंचने का नाम नहीं ले रहा था। हमने संसमनी, सुदर्शन, संजीवनी, जयमंगल रस, श्वासामृत, कनकासव, ये सभी मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है। मैं आगे उनके एक एक को अलग केस स्टडी में बताता जाऊंगा किस तरह से मैं वो उसको यूज करता हूँ और किस हिसाब से और कौन से सिद्धांत है उसको यूज करता हूँ। पर सब यूज करने के बाद भी नहीं हो रहा था, तो ये दवाइयां लेने के बजाय पर डे देने के बाद भी फीवर उसको कम हो जाता था, 100 पर भी आ जाता था, पर फिर बाद में भी उसका फीवर कंट्रोल में नहीं हो रहा था और वीकनेस भी उसको ज्यादा रही थी। उसी समय हमने पेशेंट को सिर्फ कितना सपोर्ट, पेशेंट हमारे पास ही आईपीडी में एडमिट था आयुर्वेद हॉस्पिटल में, और दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही थी, ओनली आयुर्वेद मेडिसिन पेशेंट को चल रही थी। फिर से बताऊंगा, संसमनी 2 गोली 3 बार, सुदर्शन 2 गोली 3 बार, संजीवनी 2 गोली 3 बार, और हेमगर्भ पोटली 2 बार, श्वासामृत 2 बार, कनकासव 3 बार। श्वासामृत सिरप है चामुंडेश्वरी फार्मेसी की। तो उससे पेशेंट को भूख लगना भी शुरुआत हो गया था, वीकनेस भी धीरे धीरे उसको भूख लगने से खाने से थोड़ी कम हुई थी, निस्तेज बना हुआ चेहरा में एक स्फूर्ति दिखाई दे रही थी। दूसरे दिन मुख स्वेदन वगैरह, जो हमारा पंचकर्मा का भी जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको बताता चाहूंगा, पर फीवर नहीं कंट्रोल हो रहा था, और फीवर न कंट्रोल होने के कारण पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव बहुत अपनी धीरज क्या है कि तोड़ते जाते रहे थे, यानी धीरज उनकी बनी नहीं रहती थी। तो उसी समय हमने सिर्फ उसको क्या है कि इसी समय पीसीएम इंजेक्टेबल से उसका फीवर
कंट्रोल किया, उसको 2-3 पीसीएम इंजेक्टेबल देना पड़ा। उसके बाद पूरा आयुर्वेद ट्रीटमेंट चला, नथिंग एनी एलोपैथ मेडिसिन, स्कोर 15, यानी समझ सकते हैं कि करीबन 65% and within 10 days patient totally recover with आयुर्वेद मेडिसिन, और सपोर्टिंग में 2 बार पीसीएम इंजेक्टेबल देना पड़ा। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा, जहां पे भी जिस अवस्था में भी जिस कारणतः जो एलोपैथ मेडिसिन का भी हमने सपोर्ट लिया, वो भी मैं यहाँ पे जो भी केस स्टडी आएगी वो बताता जाऊंगा। अन्यथा फीवर नहीं कंट्रोल में आता तो पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होके चला जाता। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या है कि पेशेंट को सांत्वना देते हुए, पेशेंट के रिलेटिव को सांत्वना देते हुए, और पेशेंट को फिलहाल उनका टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाए, इसलिए हमने इसका सहायता की। और पेशेंट लास्ट में जाते हुए वो बोला कि मैं एलोपैथ में जाता तो मैं बिल्कुल नहीं बचता, बिकॉज मेरी पहले से इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, मुझे भी कुछ भी थोड़ा इधर उधर का खा लेता हूँ या एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं बहुत ही सद्भाग्य है मेरा कि मैं आयुर्वेद हॉस्पिटल में आया और यहाँ ट्रीटमेंट ली और बिना कुछ बोतल की इस तरह से मैं ठीक हो गया। उसका हमारे पास टेस्टिमोनियल भी हमारी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अब मैं आगे इस पेशेंट में इस तरह से मैंने फोकस इसलिए किया कि उसका स्कोर 15/25 है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसका भी मैं इसी के साथ ही फर्स्ट केस में ही आप सभी को साथ शेयर कर देता हूँ। हम क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जाते हैं, पंचकर्म चिकित्सा भी हम करवाते हैं, उसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रहा है स्वेदन चिकित्सा। स्वेदन चिकित्सा में भी किस अलग अलग प्रकार के स्वेदन हम देते हैं। वस्त्र स्वेदन, शुष्क वस्त्र का स्वेदन लंग्स के एरिया पे देना है, गले के एरिया पे देना है, गल प्रदेश पर। और मानो न मानो वो शुष्क स्वेदन देने से पेशेंट को जिस तरह से बर्फ को जब धूप में रखते हैं और पिघलता है, वैसे ही रहा हुआ शब्द हुआ जो कफ है हमारा, वो पिघल के बाहर आता है शुष्क स्वेदन करने से। और ज्यादा होगा तो छर्दी होके वो कफ बाहर आ जाता है। जैसे कफ बाहर आता है वैसे भी फीवर कम हो जाता है, और कास हो तो कास भी कम हो जाती है, और पेशेंट को काफी लाघवता महसूस होता है, पेशेंट एकदम हल्का महसूस करता है। तो स्वेदन चिकित्सा इज द मिरेकली हेल्पफुल इन द कोविड-19। शुरुआत से ही लेके किया जाए तो ये इतना फायदेमंद होता है कि पेशेंट आगे माइल्ड टू मॉडरेट में जा रहा है या मॉडरेट से सीवियर में जा रहा है तो उसे बचाया जा सकता है। दूसरा, उसमें हमने लवण का पिंड बना के उसकी पोटली बना के स्वेदन दिया है, वालुका का भी पिंड बना के स्वेदन दिया है, लेपन भी करवाया है पेशेंट को। लेपन में हमने वच्चा है, सूंठी है, पुनर्नवा है, सभी का मिला के गरम गरम उष्ण श्वेत बना के पूरे लंग्स एरिया में आगे पीछे सभी जगह करा है। सभी में वच्चा है, सूंठी है, वो ग्राही है, शायद कफ द्रव स्वरूप में यहाँ पे जमा है। आप स्टेथोस्कोप से वो सुन भी सकते हैं। आप अलग अलग साउंड्स मॉडर्न के हिसाब से बोल दे, पर आपको समझना है वहां पे वात प्राधान्यता है कि कफ प्राधान्यता है, कहाँ पे लंग्स के एरिया में। तो आप इजीली विद स्टेथोस्कोप आयुर्वेद सिद्धांत से, आयुर्वेद के शब्द से आप कफ और वात का डायग्नोसिस विद स्टेथोस्कोप आप कर सकते हैं। जब द्रव स्वरूप कफ को आप स्टेथो से उनकी साउंड सुनते हो तब ये लेप बहुत अच्छे से और बहुत ही शीघ्रता लाभदायी देता है, और द्रवता वहां से कफ की सोच यानी शुष्क हो जाती है, वो सोच लेता है, और पेशेंट को काफी आराम मिलता है। जब लोअर लोब में चल जाता है, द्रव स्वरूप कफ बढ़ जाता है, तो वो खांसने से भी बहुत नहीं आता है बाहर। तो इसी तरह से ये द्रव स्वरूप क्या है कि द्रव जो द्रवता है वो ये खींच लेती है ये लेपन से। दूसरा, हमने जब जब जरूरत पड़ी, पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, नींद नहीं आती है, तो उनको अल्प मात्रा में तेल का उपयोग करते हुए सीरो अभ्यंग भी हमारे थेरेपिस्ट सभी को ट्रेन करते हुए हमने करवाया, और उससे पेशेंट काफी रिलैक्स हो जाता था, पेशेंट को नींद भी बहुत अच्छे से आती थी। उरो अभ्यंग वो भी तो हमारे शास्त्र में श्वास काश में लिखा ही गया है।
पेशेंट को कर्पूरादि ऑयल से अभ्यंग करवाते थे। उसको एक फिजियोथेरापी टाइप की एक्सरसाइज भी होती है और उसके बाद फिर पेशेंट को स्वेदन भी देते थे। कई पेशेंट को ज्यादा लगा तो हमने बाष्प स्वेदन लोकली भी दिया है। उस तरह से पहले से ही हमारी हॉस्पिटल में सभी मैनेजमेंट हमने उसी तरह से पहले से वहां पे बनाए रखा था। दूसरा उरोभ्यंग सिरोभ्यंग हो गया। कर्ण पीछू शास्त्र में भी कहीं नहीं लिखा है, पर मेरा खुद का अनुभव था कि कई बार मुझे होता था पूरा कंजेशन वगैरह, तो मैं क्या है कि कर्पूरादि ऑयल है या फिर हमारे पास जो विक्स होता है अमृतांजन है, उसका रुई को अमृतांजन डाल के कान में रख के क्या है कि सो जाना, ऐसा उपयोग करते। तो उसी अनुभव से मैंने सभी पेशेंट को कर्पूरादि तेल का कर्ण पीछू दिया, तो उनको जो इंस्टेशन ट्यूब पर कंटिन्यूस खांसने के कारण या जुकाम के कारण, पूरा कंजेशन के कारण जो स्वेलिंग होता है, वो कान में जो धाक पड़ती है ऐसा बोलते हैं रोगी, तो उसमें बहुत अच्छे से कर्ण पीछू मदद रूप हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आए कि अल्पाहार, क्योंकि जिनको लक्षण उत्पन्न हुए हैं और 7 दिन के बाद आए हैं या फिर 5 दिन के बाद आए हैं, कुछ खाना नहीं कारण खवाने का कारण उनको क्या है कि मलबद्धता हो गई है, स्टूल नहीं पास हुआ है, तो उसके कारण भी सब उदावर्त के कारण भी कुछ भी लक्षण नहीं है, तो भी ये लक्षण आके जाके वो बढ़ाता है। तो हमने उनको सिर्फ सेंधवादी तेल 10 ml 20 ml गर्म पानी में डाल के उष्णोदक बस्ती देते हुए, जब बस्ती जिस तरह से मल प्रवृत्ति सम्यक रूप से हुई, पेशेंट एकदम से हल्का हो गया। तो इस तरह से हमने उष्णोदक बस्ती भी दिया। पेशेंट को जरूरियात थी ना, कई पेशेंट ऐसे होते थे कि जिनको एकदम से स्टूल हार्ड हो जाता था, हमने मात्रा बस्ती का भी बहुत प्रयोग किया और वो भी हमें मतलब स्टीम इनहेलेशन मुख स्वेदन हमें जिनको नाम देते थे, वो भी दिन में 3 बार 4 बार अलग अलग, जिसको किसी को इरिटेशन होता था तो हम किसी कोई भी चीज नहीं डालते थे, सिंपल बाफ लेना बोलते थे, किसी कर्पूरादि ऑयल डाल के या सिंपल कर्पूर डाल के इस तरह से अलग अलग पेशेंट को स्टीम देते थे। दूसरा यहाँ पे कई बार फीवर नहीं कंट्रोल में आता था, तो हम बाष्प स्वेदन भी देते थे, पूरा बॉडी में स्टीम बॉक्स में बिठा के बाष्प स्वेदन। तो बाष्प स्वेदन से स्वेदन अच्छे से होने से, स्रोत सभी खुले ओपन हो जाने से, तो काश में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता था। उरह गौरव में बहुत अच्छा, यानी पूरा जिस तरह से किसी ने पकड़ लिया ऐसी छाती बन जाती, उरह प्रदेश इसे कि जिसने बहुत अच्छा वेस्टर्न कर लिया ऐसा महसूस होता है। तो उसके रोगियों में ये स्वेदन बाष्प स्वेदन हमें बहुत अच्छे से फायदा रूप हुआ है। तो इस तरह से हमने सब कुछ ये ट्रीटमेंट अलग अलग पेशेंट में किया था। अब डायरेक्ट मैं सभी केस स्टडी बोलूंगा तो हमने ये ट्रीटमेंट किया था वैसे ही मैं बोलूंगा। और केस स्टडी कहने का मेरा प्रेजेंट करने का उद्देश्य यह है कि अभी तक हमें पता है कि ये सब कुछ इसमें मदद रूप हो सकता है, परंतु जब हम सुनते हैं कि इस तरह से ये प्रयोग किया हुआ, इस रोगी में इस अवस्था में इस तरह से ये चिकित्सा उपलब्ध प्रयोग की गई और इस तरह से उसको परिणाम मिला, तो उस पर हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। तो हम आगे उससे सुनी हुई श्राव्य श्राव्य चिकित्सा के अनुरूप हम दूसरे पेशेंट को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से समझाते हैं कि भाई आप ये स्वेदन करोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये फायदा करवाएगा करवाएगा और करवाएगा। तो पेशेंट भी बहुत ही विश्वास के साथ उसको चिकित्सा करता है। स्वेदन से होता भी क्या है वो मैंने बता दिया कि कफ पिघल के बाहर आ जाता है, जैसे कफ बाहर आएगा ज्वर भी कम हो जाएगा और काश भी कम हो जाएगी। अगले केस प्रेजेंटेशन में मैं जाता हूँ। भूपेंद्र भाई गज्जर, ये वैसे कोई यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वैद्य नहीं थे, पर उनके सालों से उनके पिताजी उनके दादाजी वैद्य की प्रैक्टिस करते थे, तो उसके हिसाब से उनका काफी नॉलेज भी अच्छा था। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी आयुर्वेदिक वैद्य थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और वो क्या है कि यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, यानी अपने सिलेबस से नहीं पढ़े थे, पर वो वैद्य थे, अच्छे वैद्य थे, ज्ञाता भी थे और बहुत अच्छे अलग अलग रोगियों की उन्होंने भूतकाल में चिकित्सा भी की गई है। उनकी उम्र 67 ईयर्स। उनका नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, पर मैं उनका पूरा डिटेल बताऊंगा। HRCT स्कोर उनका था 40/25। उन्होंने अपने आप इतनी सारी उष्ण औषधियां ले ली थी अपने घर ऊपर कि उनके कारण पूरा मुंह लाल, मुखपाक हो गया था, पूरा पेट में भी जानो कि अंदर ही अल्सर अल्सर हो गए थे और पूरा कुछ भी पानी भी वो पी नहीं सकते थे, उतनी उनके अंदर अल्सर डेवलप होके
बहुत ही पित्त वृद्धि हो गया, ऐसा केस आया था। अब कोविड है और एसी है और सभी औषधियां उष्ण, उसी समय एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो गया, तो क्या चिकित्सा की जाए? तो उनको एक भी औषध उष्ण दी गई नहीं। क्या दी गया आप समझो, उनको कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ गुंजा पत्र फ्रेश। हमारे पास हर्बल गार्डन भी है हमारे कैंपस में, हमारा NABH सर्टिफाइड 30 बेड का IPD हॉस्पिटल है, वहां पे ही बिल्डिंग के कैंपस पास में ही हमारा हर्बल गार्डन है, वहां पे गुंजा है। तो गुंजा पहले दिन तो सिर्फ पत्ते भी नहीं दिए, ओनली गुंजा पत्र का स्वरस, वो भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। इस तरह से वो गुंजा पत्र स्वरस उनका होता है, उनको इतना, और इतनी गर्मी के कारण वो पूरे माहौल में भी नहीं, उनको फुल एसी चाहिए। अब कोविड है और हम किसी को एसी चालू बिल्कुल नहीं करवा देते हैं, पर उनके लिए स्पेसिफिक इतना उष्णता और उनके मुख से भी इतनी उष्णता कि जा अभी उनको रक्तपित होके उनको ब्लड की भी वॉमिट हो सकती है। ऐसी हालत में हमारे पास आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रस औषधियां मानो न मानो इतना सारा सब कुछ ले लिया था। तो फिर उनको बहुत चैलेंज के साथ हमने एक्सेप्ट किया और ओनली गुंजा पत्र स्वरस चालू किया। तो उनको धीरे धीरे पहले तो उपसई होने लगा, वो ही सबसे बड़ी बात थी। जब भी पानी का प्यास लगे तो ओनली गुंजा पत्र का स्वरस ही हमने उनको दिया। फिर बाद में हमने धीरे धीरे जो सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए उनको फिर थोड़ा सा चावल क्रश करके दूध के साथ दिया, थोड़ा घी मिला के दिया, थोड़ा थोड़ा क्या है कि हाँ मात्रा, तो हमने गुंजा स्वरस 2 ड्रॉप, पहले 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप थोड़ी थोड़ी देर में 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसे ही दिए। फिर थोड़ा ज्यादा बेके उनको गार्गल कराया। तो एक्सलेंटली गुंजा पत्र हमें मदद हुआ है। ऐसा एक पेशेंट नहीं, कई लगभग 5 से 7 पेशेंट ऐसे हमारे पास आए थे कि इस तरह का उनकी अवस्था थी। वो एलोपैथी मेडिसिन से भी किसी लोगों को हुआ था और हमें इससे ही हमने ठीक किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे करके फिर बाद में 2 दिन में उनकी अच्छी परिस्थिति हुई। फिर बाद में उनको कास चालू हुआ। अब क्या हो रहा, पीत ने समन कर लिया। अब जो कोविड का था वो कोविड, अब जो वायरस को अब फेवरेबल सिचुएशन मिलने लगी कि अब तो है ही नहीं पित्त, पित्त जैसा पित्त तो समन हो चुका है, अब उसको बढ़ने का मौका मिल रहा था। तब जाके हमने धीरे धीरे उनको क्या कि सनसमनी और सुदर्शन का वो भी पाउडर करके हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। बट पित्त का ही इतना बड़ा हुआ था, तो कोरोना का जो वायरल लोड है आई थिंक वो उनका बहुत कम हो चुका था। पर वो बोल रहे थे हम बच ही नहीं सकते, उनके रिलेटिव ऐसी हालत में हो चुके थे। पर उनको हमने 2 दिन 3 दिन में काफी रिलैक्स लाया। और तीसरे दिन चौथे दिन तो धीरे धीरे दाल चावल भी खाने, यानी एकदम से जो कटुरस के बिना हुआ दाल और चावल भी धीरे धीरे उन्होंने खाना स्टार्ट किया। और करीबन 6 दिन में तो वो अच्छे से हो गए। उनकी वीकनेस इतनी थी कि 4 लोग उनको क्या है कि वो करीबन करीबन स्ट्रेचर पे उन्होंने मना किया, इसलिए नहीं तो स्ट्रेचर पे ही लाए थे उनको व्हीलचेयर पे बिठा के अंदर ले गए थे। और वो खुद चल के फिर 6 दिन के बाद हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुए, ओनली 6 दिन में। तब वो पूरा खा सकते थे, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। और जो लक्षण लेके आए थे इतने सारे मुखपाक और अल्सरेशन, वो सभी क्या है कि 2-3 दिन में लगभग 80% उनका रिकवर हो गया। फिर हमने डाइट भी उस तरह से उनको सेट करके दिया था और दवाई भी। ये टिपिकल था, इसलिए मैं टिपिकल चेंज ही हर एक केस में जो होगा वो बताऊंगा। आगे हमारे पास जो प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, तो मैं बताता रहूंगा, या फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे बाकी रहेंगे तो विनीश गुप्ता सर मुझे कहेंगे तो उस तरह से मैं उनका आंसर देता रहूंगा। हमारे यहाँ एक पेशेंट ऐसा आया था, ये स्ट्रेचर पे ही आया था और इतना जिस तरह से हम बोलते हैं कि 5 प्रकार के श्वास होते हैं, वो महत्व श्वास बोलते हैं कि फेफड़ा फूलता हुआ लाभ मदोन्मत जो सांड होता है उसका जो होता है सांस लेने का, उस तरह से वो पेशेंट सांस ले रहा था और स्ट्रेचर में लाया जा रहा था पेशेंट को। और पेशेंट को देखते ही हमने बोल दिया कि इसको भाई वेंटिलेटर की जरूरत है, हमारे यहाँ नहीं रख सकते, आप बिल्कुल ले जाइए, हम नहीं रखेंगे। उनके एक रिलेटिव हमारे यहाँ से ठीक होके गए थे, तो उनको पूरा विश्वास था कि हमें एलोपैथी में बिल्कुल भी जाना
नहीं है, तो आप जो भी हो आप ही चिकित्सा करो। तो हमने उनको पूरा समझा दिया। वो प्रख्याख्य दर्दी था, वो असाध्य अवस्था में पहुंच चुका था एज पर आयुर्वेद। तो भी हमने प्रत्याख्य बनाया उनको कि उनको कुछ भी हो सकता है, हम हमारी तरफ से आप बोल रहे हैं इसलिए पूरा प्रयास करेंगे, आपकी जवाबदारी पर हम हमारा जवाबदारी ले रहे हैं और उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। बात न मानो हमारा स्टाफ और हमने सबने प्रयास किया। पेशेंट का सीआरपी 200 अप था। जब दूसरे दिन हमने रिपोर्ट्स करवाया तब पेशेंट को कुछ ओरिएंटेशन में भी दिक्कत थी, काफी परेशान था पेशेंट। पर वहां पे विश्वास की बात आ जाती है, पेशेंट का भी विश्वास था हमारे पर और आयुर्वेद पर, और उनके रिलेटिव का भी विश्वास था आयुर्वेद पर और वैद्य पर। उसी के कारण ठीक हुआ। हम भी बोल रहे हैं कि वो हमारे कारण ठीक नहीं हुआ, उनके विश्वास हम पर और आयुर्वेद पर था, इसलिए ही वो दर्दी ठीक हुआ। बाकी ऐसे दर्दी नहीं ठीक होते, हम पहले से ही मना कर देते, जब फोन आता है तो ही हम मना कर देते हैं। तो हम पर ये पेशेंट डायरेक्ट आ गया था और हमने लिया। बात न मानो, वो पेशेंट धीरे धीरे दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह से वो रिकवर हुआ कि 10 दिन हमारे पास रहा, पर 10 दिन में से बहुत अच्छे से रिकवर हो चुका। और वो करीबन करीबन उनके जितने फैमिली में जो भी संक्रमित हुए उसके बाद में वो सभी करीबन 12 से 13 पेशेंट उनके नजदीकी रिलेटिव सभी को हमारे पास ही उन्होंने भेजा। कुछ उनके रिपोर्ट्स का भी मेरे पास ये पूरा उसका क्या है कि जितने दिन भी हमारे पास पेशेंट एडमिट रहा, एक एक दिन का यानी 2-2 घंटे का, एक एक घंटे का पूरा उनका नर्सिंग चार्ट के साथ पूरा डिटेल हमारे पास है। उनको हमने हमारा सेम मेडिसिन दिए रखा था, बस उनको हमने जो ज्यादा मेडिसिन दिया था वो हमने दिया था गुरुचि सत्व, हमने इसलिए दिया था कि वो ज्यादा टेबलेट वगैरह नहीं ले सकते थे। दूसरा उनका लीवर में क्या है कि पहले की हिस्ट्री थी हेपेटोमेगाली की, इसलिए हमने भुआमल की स्वरस भी उनको अति अल्प मात्रा में दिया था, ये उनके लिए। और वो डायबिटीज के मरीज थे, इसलिए वैद्य रत्नम की मेहनिल टेबलेट आती है और मेहनिल टेबलेट हमने उनके अंदर यूज किया था। बाकी हमारा कॉमन जो प्रोटोकॉल है, संसमनी, सुदर्शन, संजीवनी, हेमगर्भ, श्वासामृत सिरप, कनकासव सिरप, इसमें मात्रा को हमने एज पर रिक्वायरमेंट कम ज्यादा किया था। शुरुआत में उनका हर घंटे में एक बार, हर 2 घंटे, फिर बाद में 2-2 घंटे पर, हर 3-3 घंटे पर, हर 4-4 घंटे पर, जिस प्रकार से उनको फायदा लाभ मिलता गया उस तरह से हमने मेडिसिन का प्रयोग किया था। आगे मैं उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से उनका सीआरपी भी 200 के ऊपर पहुंच गया था वो काफी। हाँ यस हार्दिक जी, यस सर। मैं ये कहता हूँ, वो एक बार जरा ट्रीटमेंट फिर से बता दीजिएगा, सनसमनी और वो जो संजीवनी, क्या क्या ट्रीटमेंट है? हाँ यस यस यस। हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो संसमनी हम एज पर रिक्वायरमेंट 2 गोली 2 बार, 2 गोली 3 बार, 2 गोली 4 बार, इस तरह से मेडिसिन देते हैं। संजीवनी वटी देते हैं, संजीवनी हम खाने के बाद देते हैं ज्यादातर, सुदर्शन और संसमनी खाने से पहले देते हैं। श्वासामृत सिरप है चामुंडेश्वरी फार्मेसी की, जिसमें गोरोचन भी है, कस्तूरी भी है और काफी औषधियां हैं। चामुंडेश्वरी फार्मेसी तमिलनाडु की है। दूसरा हम हेमगर्भ पोटली है, दूध पापेश्वर की है, उसमें क्लॉकवाइज राउंड मिक्स करके क्या है कि वो विनेश गुप्ता जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं और काफी प्रेरणा मैंने विनेश गुप्ता जी सर से भी ली है हेमगर्भ पोटली का उपयोग करने के लिए। और कनकासव 3 टाइम 4 टाइम एज पर रिक्वायरमेंट हमने उपयोग किया है। हाँ, दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि काश स्वासारी रस है दूध पापेश्वर का, तो उसका अंदर सभी कॉम्बिनेशन आ जाता है, लक्ष्मी विलास रस भी है, श्वासकाश चिंतामणि भी है उसके अंदर, तो ये सभी कॉम्बिनेशन है। पेटेंट मेडिसिन है दूध पापेश्वर का, तो वो भी हम क्या है कि खरल करके, कई बार पेशेंट इतनी सारी मेडिसिन हो जाती है नहीं लेता, तो हम खरल करके सभी को एकदम लिक्विड स्वरूप में करके पेशेंट को पिला देते हैं, तो पेशेंट को बहुत इजी रहता है। यानी 2 गोली यानी 8-10-12 गोली हो जाती है तो पेशेंट को तकलीफ होता है, तो हम पूरा पाउडर करके लिक्विड फॉर्म में पेशेंट को पिला देते, वो बहुत इजी रहता है। दूसरा, वसंत कुसुमा का रस वैसे बहुत सारे मधुमेह प्रेमियों को यूज किया है।
यूज करते हैं लोग, पर हम हर एक पेशेंट में वसंत कुसुमाकर यूज किया है। और वसंत कुसुमाकर का मुझे क्या है कि प्रेरणा मिली थी पश्चिम भरड़ सर से, और सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि वसंत जिस तरह वसंत ऋतु में पुष्प खिलते हैं, तो और जिस तरह से उस तरह से वसंत कुसुमाकर से हमारे शरीर में जो वाइटल्स है हमारे, और जितनी हमारी निस्तेज बनी हुई शरीर है, उसको वसंत में जिस तरह से पुष्प खिलते हैं उस तरह से सभी ऑर्गन को, सभी हमारे दोष धातुमल को खिला देता है। तो उस तरह से वो एक सिद्धांत मेरे माइंड में फिट हो गया था, और उसी के सिद्धांत पे वसंत कुसुमाकर हमने, और जरूरियात पर अलग अलग वसंत मालती भी यूज की है। ये फ्लूओसिल दुधपापेश्वर की है। कई बार जयमंगल से भी फीवर नहीं कंट्रोल में होता था, तो ये एफ्लुओसिल दुधपापेश्वर की बहुत अच्छे से हमें मदद रूप हुई है। कई बार इतनी सारी औषधियों के कारण पेशेंट को उरदा उदरदा उत्पन्न होता था, तब हम मात्रा कम करते थे और अम्लपित मिश्रण जो दुधपापेश्वर का है वो हम स्टार्ट कर देते थे। तो क्या है कि वो बैलेंस हो जाता। कई बार पित्त वृद्धि होना जैसे भी लक्षण, हमारा ऑब्जर्वेशन पेशेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन हर आधे घंटे में होता था, और रात्रिकालीन हर 2 घंटे में होता था। तो पेशेंट के अंदर जैसे भी कुछ भी चेंज होता है तो तुरंत हमारी चिकित्सा वहां से चेंज होती थी या फिर अल्प होती थी उस तरह से। तो उसी के कारण हमें आईपीडी में बहुत अच्छे से पेशेंट को ठीक कर पाते थे। आगे की केस स्टडी में मैं जाता हूँ पेशेंट की। यस, आप दे सकते हैं पेशेंट का HRCT स्कोर शायद, और इनको नॉट ओनली नो एनी एलोपैथ मेडिसिन, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं किया उनका ही, सर मुझे एलोपैथी हमने कोई यूज ही नहीं करना है, आप सिर्फ आयुर्वेद से करो। पेशेंट का मैं HRCT बता सकता हूँ शायद, यस 15 बाई उल्टा करना पड़ेगा शायद, नहीं दिख गया वैद्य जी, अब उल्टा हो गया, पहले ठीक था। ये पेशेंट, हाँ यस। तो इस तरह से पेशेंट का पूरा क्या है कि एक केस स्टडी है हमारा ये पूरा। तो आगे नए केस स्टडी की तरफ जाते हैं। अब थोड़ा मैं क्या है कि जो पेशेंट में जो टिपिकल है उस बारे में मैं फोकस करूंगा। अरविंद भाई गांधी करके हमारे पास, वो पोस्ट कोविड में आए थे हमारे पास, और 78 इयर्स ओल्ड पेशेंट थे। उनको काफी वीकनेस थी, और उनको हमने ओनली योग प्राणायाम से और रिहेबिलिटेशन, पेशेंट को मंत्र जाप से और संसमनी सुदर्शन जो सामान्य औषधि होती उनको दी थी। पर हमारे हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर और स्टाफ का आत्मीयता वाला स्वभाव से इतने आत्मविभोर हो गए थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, 5 दिन की ट्रीटमेंट लेके आए थे एलोपैथी हॉस्पिटल में, पर उसमें ही इतने, जब इतनी एलोपैथी मेडिसिन दी गई होती है तो काफी 1 मंथ 2 मंथ तक वीकनेस बनी रहती है। तो ये 4 दिन 5 दिन हमारे रहे, पर 5 दिन में इतना उन्होंने बोला कि हमारा 5 दिन तो गोल्डन पीरियड जैसा गया, कि हमने इतना एंजॉय, कहीं घूमने गए तो ऐसा भी अनुभव नहीं किया। ऐसा अनुभव हमने हॉस्पिटल में रह के कहा कि हमारा हॉस्पिटल में हम कोई भी पेशेंट को जो बेड रिडन, जो ऑक्सीजन पर है, उसके अलावा कोई भी पेशेंट को रूम में पूरे हुए रखते नहीं, उनको सुबह शाम योग प्राणायाम के लिए बाहर गार्डन में अवश्य ले जाते हैं, और सभी को योग प्राणायाम करना ही है। जिसको बुखार ज्यादा है नहीं और वीकनेस ज्यादा है उनको नहीं ले जाते हैं, और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको नहीं ले जाते हैं। बाकी सभी पेशेंट को गार्डन में लाके हमेशा बेड, हमारे वो वीडियोस भी हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप शायद वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स वहां बैठकर योग प्राणायाम कर रहे हैं। और उससे भी हमें बहुत, पेशेंट को ऐसा लगता था कि हम कोई हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं है, हम कोई ऐसी बड़ी महामारी में के लिए कहीं एडमिट हुए, ऐसा भी उनको लगता ही नहीं था। वो तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए हमारे पास आए, ऐसा महसूस करते थे, और बहुत ही अच्छी तरह से वो ठीक हुए थे। हाँ, यहाँ पे HRCT स्कोर के लिए उन्होंने बताया कि उनका SpO2 कितना था, तो उनको हमने ऑक्सीजन सपोर्ट दिया था। उनका करीबन उस टाइम 70 पर पहुंचा हुआ ऑक्सीजन लेवल था। और बाद में धीरे धीरे हमारा जो लैब चिकित्सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोअर लोब में उनमें द्रव स्वरूप कफ स्तंभित स्वरूप में था, ऐसा महसूस हुआ। तो हमने वहां पे बहुत मोटा लैब बनाया था। तो दूसरे दिन ही वहां पे द्रव स्वरूप कफ स्टेथोस्कोप से कम सुनाने लगा, और वैसे ही तीसरे दिन तो वो काफी कम हो गया। तो वहां पे वो
रक्त संचार भी इस तरह से अच्छा करता है, तो फाइब्रोसिस भी नहीं होने देता है। और दूसरा कफ स्वरूप मल स्वरूप बनेगा तो हमारी जो औषधियां है वो कफ निष्कासन से बाहर निकाल देती है, और फिर कफ और इस तरह द्रव स्वरूप निकल जाने से फीवर भी नहीं आता है। तो इस तरह वो सीआरपी में इन्फ्लामेशन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन है तो काफी कम हो जाता है, तो धीरे धीरे वो भी क्या है कि कम हो गया था पेशेंट का। और जो भी है एस्प्रोटो भी हमने 3 दिन या 4 दिन उसको मैक्सिमम दिया, ज्यादा वो भी नहीं जरूरत देनी पड़ी। ठीक, आगे मैं जाऊंगा। ये पेशेंट हैं जो हमारे पंचकर्म टेबल वगैरह जो रहते हैं वो हमारे गुजरात में वो बनाते हैं, और 54 इयर्स थे, एज ए बीपी का उनको तकलीफ था, हाइपरटेंशन के पेशेंट थे, और ओबेस थे, और उनको 7 डेज से काफी कास की प्रवृत्ति थी। वो हमारे पास आए थे, इतना कास था कि वो सो भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, पानी पिए कुछ भी करे तो अतिशय कास। और एसपीओ2 इतना डाउन नहीं लग रहा था क्योंकि उनको पहले से ही हमारे आयुर्वेद डॉक्टर है उनका मेडिसिन चालू था, पर तो भी उनको कास क्या है कि नहीं बंद हो रही थी, इसलिए हमारे पास एडमिट हुए। उनको सेम प्रोटोकॉल सेम मेडिसिन हमने दिया था जिस तरह से आगे बताया गया। उनको सिंपल 2-2 लीटर 3-3 लीटर 1-1 घंटे के लिए 2-2 घंटे के लिए बीच बीच में हम ऑक्सीजन का सपोर्ट देते रहते थे, और फिर बाद में उनको सेम मेडिसिन का जो प्रोटोकॉल आगे मैंने बताया वो सभी मिक्स करके हम देते थे। फिर से बोलूंगा, मात्रा हमारी युक्ति अनुसार हमें सेट करना है कि उनको अब कितना कास है, पहले में हम सीवियरिटी को देखते हुए हर 1 घंटे में औषध देते हैं। हाँ, जब रुक्षता ज्यादा है, शोष उत्पन्न हो रहा है, उसी समय हम अल्प मात्रा में स्नेह भी मिक्स करते हैं, यानी घृत मिक्स करते हैं, अन्यथा वो शुष्क कास को बढ़ाती है और कफ को भी नहीं निकालती है। कफ को इजीली निकालने के लिए ही कास आती है, पर वो कास इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है, शुष्कता और कफ इतना लोअर लोब में पहले जमा होता है, तो वो सॉरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो लोअर लोब में चला जाता है, तो कास से बाहर नहीं निकल पाता है, वो स्तंभित स्वरूप नीचे ही रह जाता है जाता तक, तो वो कास उसको निकाल भी नहीं सकती है। कास इसलिए आती है कि कफ निकालना है, वो नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू कास उत्पन्न होती है, पर उससे वो नहीं निकलने के कारण यहाँ इरिटेशन भी बहुत होता है। कई बार यहाँ पे रक्त स्टीवन के साथ भी कफ आता है क्योंकि यहाँ इरिटेशन बहुत ज्यादा है खास खाकर, तो उसी समय अल्प मात्रा में गोघृत मिक्स करके सभी देना है, तो उसकी जो पित्त प्रधान पित्त बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और कफ निष्कासन इजी गोइंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको हमने यहाँ पे स्नेह मिला के सब दिया था जो भी मैंने आगे बताया, तो वो कास 2 दिन 3 दिन 4 दिन में धीरे 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 कम होते हैं। वो भी बीच बीच में हिम्मत आ जाती थी, रात को सुबह के समय इतनी कास बढ़ जाती थी कि वो फिर वो बोल रहे थे कि मुझे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी या फिर मुझे एलोपैथी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ न होगा। पर हमने उनको सांत्वना दिया, आश्वासन दिया, और हमारे यहाँ त्रिविध प्रकार की चिकित्सा होती है, देव व्यापासे चिकित्सा, युक्ति व्यापासे चिकित्सा और सत्वावधि चिकित्सा, वो आगे मैं पॉइंट में भी कवर कर लूंगा, और सभी साथ में हम वो किस तरह से मदद रूप होते हुए पेशेंट के लिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस केस में इतना ही मुझे बनाना था, तो मैं आगे। ये पेशेंट था 59 इयर्स ओल्ड, और फर्स्ट टाइम हमें इस पेशेंट में क्या है कि हेमगर पोटली हमने यूज किया था, और इसका भी वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर है, किस तरह से फर्स्ट टाइम ही यूज करके उसको पेशेंट को हमने मंत्र चिकित्सा के साथ शुरुआत किया था। उसको भी एक ही कंप्लेन था, कास, अतिशय कास, सभी मेडिसिन दिया था, सिर्फ प्रोटोकॉल में हेमगर्भ नहीं था, और पेशेंट का कास रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 डोज हेमगर्भ के जाने के बाद उनको कास में 20% का आराम हुआ। फिर आगे जाते जाते हुए 2-3-4 दिन में पेशेंट का वो कंटिन्यूस ऑक्सीजन के सपोर्ट पर था। पूरा पेशेंट का वीडियो पेशेंट भी दिख रहा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं हेमगर्भ पोटली का किस तरह से हमने मिक्स किया है, वो पूरा यूट्यूब पर वीडियो है पेशेंट के, तो आप वो भी देख सकते हैं। बस इतना ये कह रहा था कि हेमगर्भ जैसे ही उस कोई भी औषधियों से क्या है कि वो कास बंद होने के नाम नहीं ले रही थी, तो हेमगर्भ क्या है कि प्रयोग करने के बाद 2 ही डोज जाने के बाद अब हेमगर्भ का डोज हम क्या है कि जिस तरह से सीवियरिटी लगती है तो वो क्लॉकवाइज राउंड श्वासामृत सिरप में 10 या 20 या 25 या 50 इस पर सीवियरिटी हम करते हैं, जिस तरह से वो पेंसिल वाला पार्ट होता है तो उसके अंदर मिक्स होता है। आगे हाँ यस गीता, सॉरी नाम नहीं लेना है,
50 इयर्स फीमेल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सरकारी सिविल हॉस्पिटल बड़ौदा में नर्स 6 महीने उन्होंने काम किया, वहां पे आईसीयू में काम किया, एलोपैथी हॉस्पिटल सिविल में। और वो काम करते हुए कोविड से संक्रमित हुए। उनके किसी रिलेटिव ने बताया कि आप कहीं भी एडमिट ना हो, आप आयुर्वेद में जाओ। आप मानो, जिसने 6 महीने एलोपैथी हॉस्पिटल में काम किया है, सीनियर नर्स है, पूरे लाइव एलोपैथी यूज किया है, दिया है, वो आयुर्वेद में आए। तो हमारा माहौल देखते ही उनको लगा कि साला कुछ डिफरेंट है। उनको आईसीयू का माहौल, हमारा माहौल, कुछ पूरा ही डिफरेंट माहौल। और मानो उनके लंग्स 70% इन्वॉल्वमेंट था। उनका फीवर भी 103, 104 इस तरह का उनका फीवर रहता था वो नर्स का। और वो नर्स को वहाँ के एलोपैथी डॉक्टर्स, उनकी जितने भी कलीग्स थे, उनकी सिस्टर के साथ जो काम करते, उन्होंने बोला कि तू नर्क में चली गई है, तुझे जहाँ पे यहाँ ठीक होना था, फ्री में होना था, कुछ नहीं, वहां क्यों चले गए आप, वहां पे फिर आप जिंदा नहीं बचोगे। इस तरह से काफी कुछ नेगेटिव उनको बोल दिया गया, तो वो डर गए। तो मैंने उनको पूरा काउंसलिंग किया, उनके हस्बैंड के साथ काउंसलिंग किया। उनका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है पेशेंट का, कि उनको उन्होंने टेस्टिमोनियल दिया है। वो पेशेंट को भी फीवर इतना रहता था, तो 2 बार या 3 बार उनको पीसी में इंजेक्टेबल देना पड़ा था। उसके अलावा कुछ भी एलोपैथी मेडिसिन दूसरी नहीं जरूरत पड़ी थी। और पेशेंट बहुत अच्छे से धीरे 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 करके रिकवर हुआ। और उसका भी मेरे पास पूरा, उसका जो भी, उनका भी सीआरपी करीबन 150 के आसपास पहुंचा था, और 4 दिन में ही पूरा उसका सीआरपी डाउन होके 10 तक पहुंचा था। उसके बिफोर आफ्टर के रिपोर्ट्स वगैरह सभी हमारे पास अवेलेबल है पेशेंट के। और आगे मैं जाता हूँ पेशेंट के अंदर। यस, दिस इज मेरे ससुर को मैंने एडमिट किया। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब करीबी, इतने हमारे करीबी को हम एडमिट करते हैं, तो उसी समय हमें भी एक हमारे लागणी भी, यानी हमारी भावना भी जुड़ी रहती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जुड़ी रहती है। और दूसरे पेशेंट ठीक करते हैं और हमारे रिलेटिव ठीक करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन स्वाभाविक रूप से, वैसे सभी पेशेंट पे कॉन्सेंट्रेशन होता ही है, पर स्वाभाविक रूप से स्ट्रेस के साथ कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है जब रिलेटिव पेशेंट होते हैं। तो सेम वे उनको फीवर, कुछ खांसी तो उनको आई ही नहीं, फीवर ही कंट्रोल में ना है, फीवर ही नहीं कंट्रोल में आता था। तो फिर इस तरह से उनको स्वेदन चिकित्सा, बाष्प स्वेदन चिकित्सा बहुत अच्छे से उनको फिर कंट्रोल में आई। उनको सिर्फ एक बार पीसीएम इंजेक्टेबल दिया था, बाकी उनको बाष्प स्वेदन चिकित्सा बहुत, दिन में 2 बार बाष्प स्वेदन बॉक्स में बिठा के स्वेदन करते थे। और 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक पूरा करने चला। फिर बाद में उनका फीवर 99, 98 तक धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा और पेशेंट अच्छे से रिकवर हो गए। बाकी का प्रोटोकॉल हमारा सेम टू सेम था। ये मानसी बेन त्रिवेदी, इनका भी वीडियो है हमारे यहाँ यूट्यूब पर। उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया था। बाद में उन्होंने अपने फ्रेंड भाई को भी हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट किया। उनको भी इतनी सिगरेट थी, 13/25 उनका HRCT स्कोर था। इतनी वीकनेस की 2 स्टेप भी नहीं जा सके, यानी यूरिन पास करने भी नहीं जा सके, इतनी उनको वीकनेस थी। और खांसी भी बहुत इतनी ज्यादा थी कि वो सहन नहीं कर पाते थे। तो सेम उनको भी हमारा जो पंचकर्म का ट्रीटमेंट है सब चलता था। और हमारा जो मेडिसिन है आयुर्वेद का, वो भी सब कुछ हमारा चलता था। और पेशेंट उस तरह से पूरी तरह से ठीक हुआ था। और पेशेंट का खास तो वो पीसीओडी का पेशेंट था, थायराइड का पेशेंट था, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण यंग पेशेंट था। तो उनके जितने जो कंसल्ट करते थे पीसीओडी की ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने बोला था कि आपका रिस्की केस है, आप आयुर्वेद में मत जाइए। तो उन्होंने भी क्या है कि विश्वास के साथ हमारी ट्रीटमेंट लिया। और फिर बाद में उस तरह से वो, उन्होंने इतनी धीरज बनाए रखी, इतनी काश भी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, इतनी जल्दी भी उनकी काश नहीं ठीक हो रही थी। वो भी 13 दिनों के बाद हमारे यहाँ डिस्चार्ज होके गए, पर बहुत अच्छे से गए। और घर पे जाके सब कुछ काम किया, 1% भी वीकनेस नहीं था। बाकी एलोपैथी में हम जानते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करके जाते हैं वीकनेस बहुत बड़ा। यहाँ पे मैं एलोपैथी डॉक्टर्स को सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल भी उनको क्या है कि मैं उनका क्या है कि
खराब बोलता हूँ या फिर उनका कम नीचे दिखाने के, मैं उनकी भी बात करूंगा। कहाँ पे भी जहाँ पे जरूरत पड़ी है, हमें भी हमारी टीम में भी पल्मोनोलॉजिस्ट जहाँ पे जरूरत थी हमारी टीम में है, और आगे भी जितने भी पेशेंट में जरूरत पड़ी थी ऑब्जर्वेशन के लिए हम बुलाते थे, और वो जो गाइड करते थे हम पूरा सुनते थे, और मैं भी उनको पूरा समझाता था कि सर हमारी मेडिसिन किस तरह से वो एंटीवायरल बन के मदद होती है, किस तरह से उसको अंदर रिकवर करती है, किस तरह से इन्फ्लामेशन कम करती है। तो वो भी बहुत अच्छे से हमें सुनते थे, समझते थे, और वो जो भी हमें पूरा उनका प्रोटोकॉल वो एक बार आते थे कंसल्टिंग में तो वो पूरा लिख देते थे, तो हम भी उनको ऑब्जर्व करते थे, जो जरूरत था वो ही देते थे, पूरा नहीं देते थे उस तरह से। पर तो भी वो मानते थे कि नहीं आपकी दवाई बहुत अच्छे से काम करे। इवन उन्होंने यहाँ तक एक्सेप्ट किया कि एलोपैथ से भी ज्यादा बहुत अच्छे से पेशेंट आपने रिकवर किए हैं। और ऐसा भी नहीं है, हमारे पास भी ऐसे पेशेंट थे कि जिनको हमने रिफर करने की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि उसी समय बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे थे कि हमें रिफर करना बहुत ही अच्छे से समझा। और पेशेंट को जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम पेशेंट को बहुत क्लियरली बोलते हैं। पेशेंट हमें बहुत फिर सामने से बोलता है कि नहीं आप ही ट्रीटमेंट करो, जो हो सकता है वो होगा, हमें कहीं नहीं जाना है। तो भी हम उनको हाथ जोड़ के बोलते थे आप ले जाओ, उनके लिए अच्छा है। तो भी कुछ ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने हमसे धीरज नहीं हारी और बोले कि आप ही ट्रीटमेंट करो, तो उसमें से हमने काफी ट्रीटमेंट अच्छे से किया, और उस पेशेंट को आईसीयू की ट्रीटमेंट भी जरूरत थी तो वो भी हमारे यहाँ रिकवर हुए हैं। एक भाई 71 ईयर्स के ओल्ड एज पीपल मेल पेशेंट थे, वो पैरालिसिस पेशेंट थे, और दूसरा कि उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी। वो पेशेंट भी उसका भी यज्ञ चिकित्सा में, हमारे यहाँ यज्ञ चिकित्सा भी हम करते थे गार्डन में बिठा के सभी पेशेंट को, तो उनका भी वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पेशेंट का एक पैरालिसिस वाला पेशेंट था, तो वो भी बहुत अच्छे से वो ठीक हुए हमारे यहाँ कोविड में से। बहुत जल्दी से आगे जाऊंगा। एक संगीता बेन करके पेशेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मैं भी उसको टुक में ही पूरा करूंगा, शॉर्ट में ही पूरा करूंगा। पेशेंट के हस्बैंड डेथ होती है अगले दिन, और उसी दिन शाम को उनका बेटा और वो खुद हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अब समझो वो भी मिडिल एज में, कितना उनका एज था 50, और उनके हस्बैंड का 52 या 53 का आई थिंक, और उनका बच्चा यानी 14 ईयर्स का 15 ईयर्स का था, वो भी हमारे पास ही एडमिट हुआ था। मेंटालिटी समझो उसकी क्या होगी, मानसिक अवस्था बहुत ही निराशाजनक। उसी समय उसमें उतने लक्षण नहीं थे, पर निराशा कितना हद तक उसको खराब करती है। और पेशेंट हर्पिस जोस्टर, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री सब उसके पेशेंट में था, पर लक्षण इतने नहीं दिख रहे थे। पर मानसिक अवसाद के कारण पेशेंट का SpO2 हमारे यहाँ 2-3 दिन सब कुछ हमने ट्रीटमेंट किया। जिस तरह से काउंसलिंग करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, तो SpO2 बढ़ता है। जिस तरह से वो मानसिक स्ट्रेस में चले जाते हैं, वैसे ही SpO2 कम होता जाता है। तो हमें मजबूर होकर उन पेशेंट को रिफर करना पड़ा, और वहां जाके भी वहां की दवाइयां भी इतनी नहीं काम कर रही थी, तो आईसीयू में भी वो मेरे साथ काउंसलिंग करते रहते थे, और काउंसलिंग करते ही उनका SpO2 सब कुछ मेडिसिन सबको अच्छे से काम करने लगती थी। और फिर वहां भी वो ट्रीटमेंट लेके तो उस तरह से उसका पूरी तरह से इस तरह से ट्रीटमेंट किया था। वो इतने आत्मीयता से जुड़ गए थे कि बोले कि इतना आप नहीं होते तो मैं नहीं बचती, शायद शायद मैं 2-3 दिन में डायरेक्ट एलोपैथी हॉस्पिटल में गई होती, 2-3 दिन में ही मेरा डेथ हो चुका। इस तरह से वो लेडी के वर्ड्स थे। तो मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूंगा कि हमने ही कुछ उनके अंदर चमत्कार किया, बट हमने हमारी तरफ से सभी त्रिविध चिकित्सा है, जो सत्वा वजह है, देव व्यापा सही है, युक्ति व्यापा सही, सभी का उपयोग किया, और उस तरह से पेशेंट को उसके अंदर लाभ मिला। वहां पे मानसिक अवसाद सबसे बड़ा निदान बन रहा था। यस, एक पेशेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग 7 दिन से हमारे पास एडमिट था। 7 दिन तक उसके सभी लक्षण सबसाइड हो चुके थे। 60 इयर्स में सुबह का योग प्राणायाम उसका कंप्लीट हुआ। हमें 7:30-8 बजे तक हमारा योग होता है। 8 बजे तक 8:30 बजे तक उनका अल्पाहार हो चुका,
और अल्पाहार होने के बाद पेशेंट पहुंच गया रूम के अंदर, अपने रूम के अंदर। हम सब राउंड में क्या है कि जाने की तैयारी ही कर रहे थे, और उतने में ही पेशेंट को ओरिएंटेशन, लैक ऑफ ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया। पेशेंट अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा है, पेशेंट कहाँ है वो भी वो समझ नहीं रहा है। पेशेंट अपनी वाइफ के साथ ही, वो दोनों हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव थे, तो उनको भी वो पहचान नहीं रहा है। उसके बेटे को नाम वगैरह कुछ भी उसको पता नहीं। हमने पल्मोनोलॉजिस्ट को कॉल किया, सर ऐसा हो रहा है। तो सर ने बोला कि एक काम करो कि उनको क्या है कि उनका, सर ने बोला कि शायद ब्लड क्लॉट कहाँ पे क्या है कि ब्रेन में वगैरह स्ट्रोक आने की लक्षण दिख रहे हैं, तो आप एनोक्सिपेरिन दे दो, एक इंजेक्शन दे दो। तो हमने एनोक्सिपेरिन, हमारे पास अवेलेबल ही होता था, एक एनोक्सिपेरिन दे दिया। पेशेंट नो, आधा घंटा हो गया तो भी नहीं। पेशेंट को फोन किया तो डॉक्टर को, सर को फोन किया फिर से, सर कुछ नहीं हो रहा, पेशेंट कंटिन्यूस लैक ऑफ ओरिएंटेशन में जा रहा है, क्या कर सकते हैं। हमने क्या चालू कर दिया था वो भी मैं बता रहा हूँ साथ में। सर बोले रिस्की हो रहा है, क्या है कि आप थोड़ी देर ट्राई करिए, फिर मैं आपको फिर बताता हूँ, या फिर पेशेंट को रिफर कर दीजिए। पेशेंट के मम्मी यानी उनकी वाइफ रेडी नहीं, हमें कहीं जाना ही नहीं है, आप ठीक करो, हमें विश्वास है ये ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं हो रहा, आप ठीक करो। पता नहीं वो कौन से स्ट्रेस में चले गए थे या कुछ हुआ, पता नहीं। हमने उनको आश्वासन चिकित्सा दी गई है, जब यहाँ संज्ञा अल्प होती है, संज्ञा नाश तरफ जा रहा है, पेशेंट संन्यास के तरफ जा रहा है, तो उसको जल्दी से, जिस तरह से घट पानी में डूब रहा है पूरा न डूब जाए, उस तरह से उसको पहले से ही उसको बचाना है, उस तरह से पकड़ लेके लेना है, यानी उसको बाहर निकालना है। तो हमने उसको क्या है कि थोड़ी ताड़न चिकित्सा, मोटे से आवाज, वो सब कुछ चालू कर दिया। पेशेंट को वसंत मालती क्या है कि मध और शहद और घी में मिक्स करते हुए हर एक 5 मिनट में, हर एक 5 मिनट में देना स्टार्ट, यानी आधे घंटे में हमने उस पेशेंट को 6, 7, 8 तक वसंत कुसुमाकर वसंत मालती दे दिया। पेशेंट को सीरो ओबिंग स्टार्ट कर दिया, हमारी पूरी स्टाफ की टीम उनके पास पहुंच गई। बात मानो न मानो, पेशेंट 1 घंटा 2 घंटा धीरे धीरे ओरिएंटेशन में आते रहा, दोपहर तक, दूसरे दिन तक वो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। दूसरे दिन पल्मोनोलॉजिस्ट राउंड में आए और उन्होंने देखा और उन्होंने पूरा हिस्ट्री लिया, बोले कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये पेशेंट आ ही नहीं सकता, ऐसी हालत में था। मैंने समझा था कि क्लोट होगा तो वो क्या है कि आप स्ट्रोक से बचा सकते हो, पर एक इंजेक्शन से भी कुछ नहीं होता है, वो तो उनको पता नहीं वो दूसरी एंटीकोगुलेंट कितनी मात्रा में ज्यादा देते होंगे। पेशेंट रियली बहुत अच्छे से बाहर हुआ, अंदर क्या मैकेनिज्म हुआ वो हम नहीं जानते, नहीं देख भी सकते थे, पर मुझे लग रहा है कि कुछ उनको स्ट्रेस आ गया था, उनके परिवार के लिए, उनके अपने बेटी या बेटे के लिए, पता नहीं उनके कारण ये हुआ था, ऐसा मुझे पूरा अंदर अंतःमन से स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा था। तो मैंने पूरा ही मानसिक तौर पे ही दौड़ दिया, और मानसिक के कारण जो शारीरिक लक्षण मिल रहे थे, तो शरीर के लिए वसंत मालती ने बहुत अच्छा रोल दिया। और उसी समय हमारा स्टाफ भी बोल रहा था, सर ये पेशेंट नहीं बचेगा या फिर उसको कुछ भी हो सकता है, हम रिफर कर देते हैं। पर पेशेंट के रिलेटिव्स और मेरा मन, ये वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली सपोर्ट में रहा। और दूसरे दिन शाम तक पेशेंट टोटली नॉर्मल हो चुका था। और फिर बाद उस पेशेंट का भी वीडियो है, आप देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों दिला के बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल उन्होंने दिया है। आगे बहुत जल्दी से ब्रीफ में जाऊंगा। 74 इयर्स पेशेंट था, उनको भी कार्डियक अरेस्ट। यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग केस, ये पेशेंट धूम्रपान का हैबिचुअल व्यसनी पेशेंट, नहीं करे तो घबराहट हो जाए, यानी घबराहट जैसा ये इनको महसूस हो, ऐसा पेशेंट। अब मुझे लग रहा है कि आईसीयू में या फिर हॉस्पिटलों में जो हर रोज कुछ न कुछ चीज का कंटिन्यूस व्यसन उनको, या बीड़ी का, सिगरेट का, या जिस चीज का व्यसन होगा वो टोटली बंद हो चुका है हॉस्पिटल में। तो काफी पेशेंट मुझे लग रहा है कि उसके कारण भी डेथ हो, उनकी परिस्थिति बिगड़ी होगी और वो डेथ हुए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि जो चेन स्मोकर है, जो कंटिन्यूस व्यसन में तंबाकू वगैरह खाते हैं, वो टोटली
उसी दिन से स्ट्रोक हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपरीत असर बहुत ही खराब पड़ती है शरीर पर। हमने वो पेशेंट बीड़ी पीता था, गांव का पेशेंट था, तो हमने अल ज्यादा नहीं पर दिन में 3 बार 4 बार उनको बीड़ी पीने की क्या है कि छूट दी। पता था कि ये वेशन है, पर एक साथ उसको रोकने के कारण वो मानसिक अवसाद के कारण उसको क्या है कि पूरा चेस्ट एकदम हेवीनेस, हृदय हृदय यानी आप मान सकते हो कि चेस्ट पेन, हार्ट पेन ऐसा कह सकते हैं। ऐसा पेशेंट को पेशेंट एक चैन से बैठ ही नहीं सकता, ऐसी हालत में था। तो हम 3 बार 4 बार उनको दे देते थे, पर ये इतना अच्छे से हमें मदद रूप हुआ कि दूसरी मेडिसिन भी उसके कारण बहुत अच्छे से उनके अंदर असर किया, और वो पेशेंट भी 6 दिन में हमारे पास ठीक होके अच्छे से गया। सेम विपुल कुमार एक पेशेंट है, 30 इयर्स मेल पेशेंट, वो भी जिस तरह से एक उनकी सिस्टर ने हमारे पास पेशेंट को रिफर किया था, सेम कंटिन्यूस खांस थी, वो बंद नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे करके बंद हुई। वो उनके सिस्टर के एक्सपीरियंस से ही हमारे पास आए थे, और एलोपैथी ट्रीटमेंट कुछ भी लेना नहीं चाहते थे। हाँ, डी डाइमर हाई है तो क्या देते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बस जस्ट क्या है कि ये हाँ चलो, तो ये प्रश्न पूछा गया तो मैं बता ही देता हूँ। आता हूँ कि ज्वर और कास क्यों आते हैं, कोविड में ज्वर और कास क्यों आते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस ने संक्रमित किया है, तो नेजो ओरोफेरिंजियल के रूट के द्वारा वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक चला जाता है। तो वो कफ, उसकी प्रकृति के कारण कफ, द्रव स्वरूप कफ बहुत जल्द से वो प्रोड्यूस कर देता है, और कफ ही बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन क्रिएट करके फीवर लाता है, और वो ही कास भी उस कफ को बाहर निकालने के लिए ही आती है। इसीलिए से कफ निष्कासन हो जाएगा तो कास भी अल्प हो जाएगी, और कफ निकल जाता है तो ज्वर भी अल्प हो जाता है। SpO2 क्यों डाउन होता है, वो भी हमें स्रोतो अवरोध हो जाता है, स्रोतों में शोथ हो जाता है, कफज शोथ होता है, इसके कारण SpO2 डाउन होता है। तो जितनी ही शुरुआत में ही स्वेदन चिकित्सा मिल जाए उसको, उसी समय लेपन चिकित्सा मिल जाए, तो वो तुरंत ही शोथ इतना बढ़ता नहीं है, और फिर पेशेंट इजी से उसके अंदर बाहर आ जाता है, SpO2 उसका डाउन नहीं होता है। पर पेशेंट ऑलरेडी 10 दिन घर पे ही निकाल के आता है तो वो रिस्की बन जाता है। तो हम पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं पेशेंट के अंदर तकलीफ ज्यादा है, हम प्रयास करेंगे, नहीं ठीक होता है, SpO2 लेवल नहीं बढ़ता है, तो आपको पेशेंट को यहाँ से रिफर करने की जरूरत पड़ेगी। आपको वहां पे भी आयुर्वेद मेडिसिन देना है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे, परंतु आपको जरूरत यहाँ से हम बोलेंगे तो आपको ले जाना है। फिर बाद में पेशेंट ज्यादा आग्रह करता है तो हम रखते हैं, बाकी रिफर करना ही ज्यादा अच्छा समझते हैं पेशेंट के लिए। डी डाइमर के लिए प्रश्न आया कि डी डाइमर बढ़ता है तो क्या, डी डाइमर क्यों बढ़ता है। जब तक मैं समझता हूं, ये वायरस संक्रमित होता है, फिर बाद में वो हर एक धातुओं में भी पहुंचता है, वहां पे कफ का वृद्धि करके अलग अलग गुण की पिच्छिलता वगैरह गुण की वृद्धि करते हुए परेशान करता है। बाकी सब धातुओं में पिच्छिलता की वृद्धि करेगा तो इतना इश्यू नहीं आता है, परंतु रक्त धातु में पिच्छिलता की वृद्धि करने के कारण इश्यू हो सकता है, और उसी के कारण ब्लड में थिकनेस बढ़ती है, उसी के कारण डी डायमर बढ़ता है। तो हमारी उष्ण औषधियां उसको कम करने में बहुत मदद होती है, यानी हेमगढ़ पोटली है, जो भी हमारी उष्ण स्वेदन चिकित्सा भी मददरूप होती है, बाष्प स्वेदन भी मददरूप होता है, परंतु इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं डी डाइमर बड़ा होने के कारण। तो वहां पे बहुत अच्छे से चरक चिकित्सा, 4 रक्तपित्त चिकित्सा के अंदर अटरूसक आदि क्वाथ दिया गया है, और हमारे यहाँ हर्बल गार्डन है तो वहां पे ही हमारे पास फ्रेश अरडूसी के पत्ते मिल जाते थे, तो फ्रेश अरडूसी के पत्ते से बनाया हुआ काढ़ा बहुत ही अच्छे से मदद रूप होता था। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक हम आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनके मम्मी को हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो सेम प्रोटोकॉल से मेडिसिन चलती थी, एक्स्ट्रा अटरूसक आदि, हाँ जिसको भी डी डाइमर बढ़ता था, ज्यादा आता था, उन सभी को हम अटरूसक आदि स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि ज्यादा
डी डाइमर को हमारी जो उष्ण प्रदान चिकित्सा है वो कम करेगी, पर में कहीं ब्लीडिंग का इश्यू न हो जाए, हमारी उष्ण चिकित्सा से भी हो सकता है या फिर इंटरनल चेंजेस होने के कारण भी हो सकता है। तो उसी के कारण अट्रुशक आदि क्वाथ देते थे। अट्रुशक आदि में 3 ही द्रव्य है और 2 प्रक्षेप द्रव्य है। तो अट्रुशक यानी अर्डुसी, वासा, मुद्विका यानी काली द्राक्ष भी ले सकते हैं या मुनक्का द्राक्ष मार्केट में नहीं मिलती, तो काली किशमिश भी उसके कारण मधुरूप हो सकती है। और पथ्या यानी हरितकी, तीनों का हम काढ़ा बनाते थे। मुद्विका का कल्क बना के उसमें डालते थे, हरितकी पाउडर डालते थे और अर्डुसी वासा का हम पत्ते डालते थे। बाद में काढ़ा बनाते थे, छान लेते थे। सुकोष्ण हो जाए तो मधु, शहद और शर्करा मिला के पेशेंट को पीने देते थे। उसकी प्रकृति में है श्वास काश रक्तपित्त, यानी श्वास भी है, काश भी है और रक्तपित्त होने के चांसेस भी है, यानी रक्तपित्त के पूर्व रूप भी शायद मिल सकते हैं। उसी से ही ये अट्रुशक आदि बात बहुत अच्छे से मधुरूप होता था। सीआरपी क्यों बढ़ता है? स्वाभाविक रूप से इंफ्लेमेटरी मार्कर है सीआरपी, तो यहाँ पे ये स्वेदन वगैरह से या फिर हमारी उष्ण जो भी हमारे औषध है वो भी सीआरपी को डाउन करने में बहुत अच्छे से मददरूप होते हैं। एक संशय सबको हुआ होगा और मुझे भी हुआ था, उसका आंसर भी हमें जनपदोध्वंस से ही मिलता है कि कुछ ऐसे मरीज आपने देखे होंगे कि जो अल्प प्रयत्न से काफी उनके अंदर खराबी होगी, डायबिटीज भी होगा, बीपी होगा, कैंसर भी होगा, उम्र भी ज्यादा होगी, तो भी अल्प प्रयत्न से वो ठीक हो गए। और कुछ ऐसे दर्दी रोगी हैं जिनके अंदर सब कुछ ठीक है, यानी उनकी वय भी इतनी नहीं है, उनके अंदर कोई रोग भी नहीं है, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी वो नहीं बचे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जनपदोध्वंस में चरक जी ही कहते हैं कि देव कर्म और पुरस्कार कर्म। देव कर्म यानी हमारा अगला जन्म का कर्म और पुरस्कार कर्म यानी इस जन्म में किया हुआ कर्म। हम किसी की आत्मा को दुखी करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे, पर चरक जी ही कहते हैं यहाँ पे कि दीर्घायुष्य में क्या कारण है और अल्पायु में भी क्या कारण है, तो उन्होंने ये भी बताया है। कालज मृत्यु में भी क्या कारण है और अकालज मृत्यु में भी क्या कारण है। वृद्धावस्था में कोविड से गए हैं तो उनमें वो कालज मृत्यु में एक निमित्त कारण बन गया कोविड। अकाल स्वरूप में कम उम्र में जो गए हैं उनके अंदर अकालज मृत्यु है, तो उसका भी क्या कारण है, तो वो भी चरक जी ने बहुत अच्छे से बताया। जिस तरह से रथ होता है उसका खिला रहता है, तो वो जिस तरह से रथ पुराना होता है तो घिसकर स्वाभाविक रूप से वो खत्म हो जाना है खिला, वो बराबर है। पर जो रथ नया है और वो रथ ज्यादा खराब रास्ते पे चलने के कारण या फिर कुछ आघात लगने के कारण वो खिला टूट गया है, तो वो अकालज उसका हुआ है। उस तरह से रोगियों जो पहले से जिन्होंने अपथ्य सेवन कर रखा था ज्यादा, बहुत ज्यादा, जो बहुत सारे व्यसनी थे या फिर जिन्होंने कोविड होने के साथ में इग्नोरेंस बहुत सारा किया है या बहुत स्ट्रेस में रहते थे, कुछ भी ऐसे कारण थे कि जिनका अकालज कोविड निमित्त बन के मृत्यु हुआ है, तो उनका ये जनपदोध्वंस में क्या है कि उत्तर दिया गया है। कई बार कोविड होने के बाद भी बहुत सारा पथ्य सेवन किया, बहुत सारी अच्छी से अच्छी आयुर्वेद दवाई ली, तो भी नहीं रिकवर हुआ और उनको एलोपैथी में जाना पड़ा। उनका पुरस्कार कर्म या फिर पहले किए हुए अपथ्य ज्यादा प्रमाण में सेवन किए हुए कारण ये हुआ है। ऐसा जी में से क्या कि लक्षण हमें आंसर मिलता है। दूसरा, चिकित्सा करने में चिकित्सक की भावना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चिकित्सा करो, आयुर्वेद करो, एलोपैथ करो, जो भी हो, चिकित्सक की भावना क्या है, हॉस्पिटल की भावना क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आयुर्वेद चिकित्सा भी हम गलत भावना से किया है तो भी क्या है कि शायद पेशेंट भी नहीं ठीक हो सकता है, आपकी ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं हो, क्योंकि आपको वो सही डिसीजन, सात्विक निर्णय क्षमता देगी ही नहीं। या फिर बहुत सारे ऐसे एलोपैथ डॉक्टर्स हैं, बहुत सात्विकता के साथ वो चिकित्सा करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से पेशेंट को रिकवरी लाने में मददरूप होते हैं। उनकी निर्णय भी जो भी उनके भी वो सात्विकता के भरे हैं। तो मुझे लगता है कि भावना चिकित्सा के अंदर बहुत अच्छे से इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बनती है। और दूसरा, इस दूसरी जो वेव है, सेकंड वेव है, उसके अंदर होम आइसोलेशन में काफी मरीजों ने ट्रीटमेंट लिया है, पर
मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वो बहुत हद तक मदद रूप भी होता है, पर उसी समय पेशेंट को अज्ञानतावश प्रज्ञापराध के कारण बहुत सारे भूल हुई है, उसके कारण SpO2 डाउन हुआ है, क्रिटिकल सिचुएशन हुए है, और फिर बाद में सब लोग जैसे ही SpO2 डाउन होता है वो दौड़ते चले गए हैं। तो और उसी समय क्या है कि फिर उनके लिए वो डेंजर बनता गया है। तो मैं जितने भी होम आइसोलेशन में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को सभी चीजें बहुत ही स्ट्रिक्टली बताना चाहिए कि AC का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, और होम आइसोलेशन वाले पेशेंट पूरे दिन बोतल भर भर के नींबू का रस, संतरे का जूस, नारियल पानी और ज्यादा पानी पीना। हाँ, यहाँ पे तुलसा में जनपदोध्वंस में कहा गया है कि उष्णोदक पीना है, वो भी अल्प मात्रा में ही। उष्णोदक को पीने से क्या है कि तुलसा आपकी शांत हो जाती है। अब वहां पे शीत जल पिएंगे और भी नहीं प्यास है तो भी ज्यादा से ज्यादा पीते रहेंगे तो वहां पे ज्वर और कफ क्या है कि जल से ही एक उसको बढ़ने में सहायता मिल जाती है। तो ज्यादा जलपान भी एक निदान बन गया है। वो डॉक्टर डिहाइड्रेशन नहीं हो जाने के कारण ज्यादा जल पीने के बोलते हैं। नींबू भी बहुत ही अम्लता के कारण कफ बढ़ता है। संतरे का जूस भी अम्लता बढ़ने के कारण। आम अवस्था है, नारियल का पानी पी ले। ये सब इतने सारे भूल भी पेशेंट को डेंजरस, यानी माइल्ड केस भी मॉडरेट में और मॉडरेट भी सीवियर केस में जाने में ये बहुत सारे निदान कारणभूत बने हैं। दूसरा, विटामिन C की गोली भी थोड़ा गला खराब करने में बहुत सारी एक निदान बनी है। ये किसी ने एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे लगा नहीं कि उन्होंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया नहीं, पर ये बहुत ही खराब तरीके से लोगों को एक निदान बनी है। मैंने कई पेशेंट को जो एलोपैथी ट्रीटमेंट साथ में ले रहे थे उनको बोला कि ये बंद कर दो, सिर्फ बाकी सब ले लो, तो दूसरे तीसरे दिन ही उनकी खांसी काफी कम हो गई। तो क्या है कि इसके लिए, और पेशेंट को, कोविड के पेशेंट को अभी क्या है कि जिस तरह से एक दिन बुखार कम वेग से आता है तो वो गंभीरता से नहीं लेता, पर वो फिर वायरल लोड समझो करोड़ों की संख्या में आगे बढ़ाता है। अब पेशेंट को पता नहीं चलता, अब वो मार्कर एक बार कुछ आ जाता है ऐसा कि भाई इतना 100 बढ़ रहा है आपका, हर आधे घंटे में 200 वायरस बढ़ रहे हैं, हर 3 घंटे में, या ठंडा पानी पी लिया है अभी आपने तो आपके अंदर अभी 300 वायरस बढ़ चुके हैं उसकी काउंटिंग में। तो मुझे लग रहा है काफी ऐसे निदान पेशेंट बंद कर देता, क्योंकि इससे पता ही नहीं चला वो वायरल लोड कितना बढ़ रहा है उसके बॉडी में। पेशेंट को फीवर है और पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, वो ठंडा जूस पी रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सब चीजें उसको क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से खराब किया है, पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर केसेस तक भी पहुंचा है। जिस दिन से वीकनेस महसूस हुआ, जिस दिन से ज्वर महसूस हुआ, जिस दिन से गला खराब महसूस हुआ, जिस दिन से स्नीजिंग चालू हुआ, ऐसा कुछ भी लगता है, उसी दिन से ही गंभीरता लेके पूरा ध्यान को ध्यान रखा जाए तो पेशेंट होम आइसोलेशन भी बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। दूसरा, कई बार हमने देखा है कि पेशेंट डायरेक्ट मेडिसिन ले लेता है आयुर्वेद की, तो मुझे लगता है कि भले ही ले ले पर वो द्रव्य ही रहेगा, भेषज नहीं बनेगा। द्रव्य भेषज अभी ही बन सकता है जब वो वैद्य के भिषक के द्वारा दिया जाए। कि भेषज की व्याख्या दी गई है, भयम जयति इति भेषजम। जब द्रव्य को भिषक अपने विज्ञान से उसको रोगी को समझाता है इस दवाई इस तरह से काम करेगी और आपको ठीक करेगी, तो वो द्रव्य भेषज बन जाता है और वो रोगी को भय को हर लेता है और फिर बाद में वो अंदर काम करना शुरुआत करता है। तो दिस इज हमें यह ध्यान रखें, चिकित्सा के भिषक के द्वारा गया हुआ द्रव्य ही भेषज बनेगा, अन्यथा वो द्रव्य के स्वरूप में ही रह जाएगा। दूसरा कि देखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएंट बहुत सारे आ जाएंगे, पर हमारी औषधियां तो इतनी ही अच्छे से काम करने वाली ही कर रही है और करेगी। पर हमारी सावधानी हर एक तरह से चाहिए, डाइट से भी चाहिए, ऑब्जर्वेशन से भी चाहिए, ट्रीटमेंट में भी चाहिए, ट्रीटमेंट चेंज करने के में भी चाहिए। पेशेंट भी हर तरह से हमें इन्फॉर्म करने वाला, हर एक चीज को फॉलोअप देने वाला चाहिए। तो इस तरह से हमें मिलता है, तो उस तरह से गंभीरता में पेशेंट नहीं जाता है और पेशेंट अच्छे से ठीक हो सकता है। और हमारी चिकित्सा भी शास्त्र के तर्क सही साधना, शास्त्र सह तर्क साधना नाम कहा गया है। तो यहाँ पे शास्त्र के आधार पर हमारी युक्ति लगाकर हम चिकित्सा अवश्य कर सकते हैं, पर शास्त्र को छोड़ना नहीं, शास्त्र के सिद्धांत को स्वरूप में ध्यान रखते हुए हाँ
यहाँ पे ब्लड क्लॉट के लिए मैं अवश्य कहूंगा कि आप अपनी आयुर्वेद मेडिसिन के साथ पेशेंट को आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो एक पल्मोनोलॉजिस्ट को मित्र बनाइए। हर पेशेंट आ रहे हैं काफी, तो मैं सबको बोलूंगा कि आप अकेले ऐसा मत करिए कि आप ही खुद और वो अकेला अलग ट्रीटमेंट कर रहा है और आप अकेले ट्रीटमेंट कर, ऐसा भी मत करिए। आप एक ही पल्मोनोलॉजिस्ट को आप अच्छा अपना फ्रेंड बना लीजिए और उसके साथ सौमनस्य से, सौहार्द से बात करिए, समझाइए, अपना सिद्धांत भी समझाइए। तो मेरे साथ हैं ऐसे फ्रेंड, तो मैं उनको जिस तरह से बोलता हूँ तो वो मुझे समझते हैं और वो मुझे कहते हैं तो वो मैं भी समझता हूँ। मैं मेरे होम आइसोलेशन में रहे हुए पेशेंट काफी ओनली आयुर्वेद से ठीक होते हैं, कई बार हम दोनों चिकित्सा करते हैं, कई बार उनके पेशेंट में भी वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे कहते हैं। तो ये सौमनस्य बहुत अच्छे से फायदा करवाती है और रोगी के लिए कई बार वो भी, उनकी दवाई का भी हाई डोज चलता है और हमारी तरफ से भी हाई डोज। कई बार आईसीयू में पेशेंट को हिपेरिन के इंजेक्शन 0.6 वाले बहुत सारे 2 बार या 3 बार चलते हैं और हमारी समीर पन्ना ग्रस वाली मेडिसिन चलती है, तो वहां पे काफी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं भी आप चिकित्सा कर तो एक बार थोड़ा प्रयत्न करो उनसे उनसे वो जिस तरह से हमारे साथ कमीज हो या हमारे साथ बातचीत करे इस तरह से हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह से रोगी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आयुर्वेद के लिए भी बहुत अच्छा होगा और एक अच्छे नए रिलेशन डेवलपमेंट हो गए। और वो लोग भी जब हम अच्छे से समझाते हैं, या वो एरोगेंस नहीं है, वो कोऑपरेटिव है। डॉक्टर्स सब ऐसे नहीं होते, मुझे लग रहा है 50% ऐसे होते हैं कि वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो भी हमें समझते हैं। तो उनको वो समझाने से, साथ में चिकित्सा करने से मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। जहां जरूरत पड़ा है तो हमने कम मात्रा में स्टेरॉइड्स के भी उपयोग कई दर्दियों में किए हैं कि वहां पे SpO2 फॉल डाउन हो रहा था, तो उन्होंने रेमडेसिविर सब कुछ प्रीफर कर दिया था, तो मैंने वहां सब कुछ नहीं दिया, माइल्ड डोज में 5 mg ओमनाकोल्टिल 2 टाइम, 10 mg 2 टाइम या 20 mg 2 टाइम, जहां जिस तरह से जरूरत पड़ी। तो स्टेरॉइड्स का इस तरह से उनके ऑब्जर्वेशन में उनको बताते हुए उनको मैंने बताया, सर आपने इतना सारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, हमने सब कुछ नहीं लिया है, जस्ट आपका क्या है कि ये स्टेरॉइड्स अल्प मात्रा में लिया है, यूज किया है। तो सर बोलते हैं ठीक है, और उसी से कई बार काश जब नहीं रुकती है तो वो बहुत सारी अवस्था में पेशेंट परेशान होता है, और अल्प सत्व वाले पेशेंट में खास कर हमने ये उपयोग किया है, और वो सौमनस्य मुझे लग रहा है वो सिद्धांत के कारण बहुत अच्छे से फायदा। शायद वो एलोपैथ अकेले में था तो भी वो ठीक नहीं हो सकता था, शायद ओनली आयुर्वेद से भी वो परेशान ज्यादा हो सकता था। इसी समय इस तरह से हमें जो 10% पेशेंट के लिए एलोपैथी औषध का भी सहाय लेना पड़ा, तो उससे बहुत अच्छा सा परिणाम रोगी के लिए भी अच्छा रहा और हमारे लिए भी बहुत अच्छे से मदद रूप हुआ। चरक चिकित्सा स्थान 18 में काश चिकित्सा में आवश्यक चिकित्सा का, मैंने बोला था मैं आवश्यक चिकित्सा कहूंगा, ऐसा नहीं कि एक बार एक मेडिसिन दे दिया पेशेंट को, वो बोलोगे भाई तू लेता ही रहे लेता रहे, उसके साथ फॉलोअप में रहना है, 3-4 बार फॉलोअप में रहना। वहां पे क्या है, वाते कफानुबंधे च कुर्यात कफहरि क्रिया, पितान अनुबंधे वात कफस्य पित्त हरि क्रिया। पित्त वृद्धि जन्य लक्षण मिल रहे हैं, तुरंत चिकित्सा हल करके आपको वहां पे पित्त समन के लिए भी कुछ चालू करना पड़ेगा। जहां पे आपको लग रहा है कि कफ अनुबंध है, वात के साथ कफ अनुबंध है, कफहरि चिकित्सा हमारी चालू है, पर साथ में वात की वृद्धि के लक्षण भी स्नेह आपको ऐड करना पड़ेगा। कई बार मेरे साथ कई वैद्यों से ऐसा भी हुआ, तो कफ तो घृत तो कफ को बढ़ाएगा, अरे हाँ कफ को बढ़ाए, तो मैं यहाँ पे उनको भाई अभी ये वात प्रदान है, इसीलिए अल्प मात्रा में स्नेह देना ही पड़ेगा, अन्यथा ये काश रुकने वाली नहीं। कई बार मिसगाइड, हमें ओनली SpO2 पर ज्यादा फोकस करते हैं तो मिसगाइड हमें करता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि क्लिनिकल सिम्टम्स पे, क्लिनिकल साइंस पे, BP, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल पेशेंट्स, नॉट ओनली SpO2। कई बार क्या होगा, SpO2 डाउन हो रहा है पर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है। कई बार आप लोग लग रहा होगा कि आप ऑक्सीजन के साथ पेशेंट को ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, आपने घर पे ऑक्सीजन पेशेंट को बोल दिया, पर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कम नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत है। ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमारी दवाई भी पेशेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, अन्यथा पेशेंट के लिए वो भी नुकसान कारक बनेगा, वो घोर मृत्यु कारक भी बन सकता है।
तो ओनली SpO2, हमें कई बार रेस्पिरेटरी रेट हम मिस कर जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट मार्कर है। पल्स भी, हार्ट रेट जो होता है वो भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पेशेंट के हार्ट रेट 120 अप 130 अप आते हैं और हम SpO2 पे ही फोकस करते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हार्ट अटैक आने की बहुत ही संभावना रहती है। तो हमें कई बार जो SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर में जो बताया गया है हार्ट बीट, उसके अलावा भी हमने क्या है कि फिजिकली भी उसके पल्स हार्ट बीट को मेजर करना चाहिए। तो जो रियल रीडिंग है वो हमें पता चलेगी और उसके हिसाब से क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स में पेशेंट के लिए जो चिकित्सा करनी है वो हमें मददरूप होगा। एक इंटरेस्टिंग केस मैं बताना चाहूंगा। एक पेशेंट थे, वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर के ही रिलेटिव में थे और हमारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। पेशेंट का सभी चल रहा था, हमारा यही प्रोटोकॉल के साथ सभी मेडिसिन चल रहा था। तो पेशेंट को कोष्ठ से पेशेंट का शाखा में पित्त चला गया। पेशेंट को इतनी सारी उल्टियां हो रही है, पेशेंट रुक ही नहीं पा रहा है, जो भी कुछ गया सब उल्टियां। हमने उसी दिन पूरा प्रोटोकॉल चेंज किया, सभी मेडिसिन स्टॉप कर दिया। सिर्फ बहुत ही माइल्ड में नींबू का रस निकाला और उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर निकाला और पेशेंट को उसी दिन थोड़ी थोड़ी अल्प मात्रा में एक एक घूंट देना चालू कर दिया। और धीरे धीरे पेशेंट को जो वोमिटिंग है स्टॉप होने लगी। उसका SGPT SGOT भी क्या है कि ज्यादा आ रहा था और पेशेंट को लीवर की पहले भी हिस्ट्री भी हो चुकी थी, इसीलिए। तो धीरे धीरे बाद में वो 1 दिन में 1.5 दिन में पेशेंट का क्या है कि धीरे से कम होता चला गया वोमिटिंग। और दूसरे दिन ही हमने फिर चंद्रकला रस, प्रवाल पृष्टि, संघ भस्म, इस तरह से शाखा गया हुआ पित्त को हमने कोष्ठ में, ये भी रेफरेंस है कामला में शाखा में, तो उनमें मातुलुंग रस के साथ में त्रिकटु पाउडर दिया गया है। तो हमने त्रिकटु न देते हुए ओनली काली मिर्च का पाउडर, नींबू रस, मातुलुंग नहीं था हमारे पास तो नींबू रस, पर उससे भी क्योंकि वो तुरंत ही गया था, तो तुरंत ही यानी कम दिनों में ही गया था, तो तुरंत ही वो वहां पे आया और पेशेंट अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करने। हाँ, उसका SpO2 हमारे यहाँ का 65 तक चला गया था। उसको वोमिटिंग होने के कारण, कास्ट के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट भी चालू था, पर इस तरह से प्रोटोकॉल चेंज करने के कारण दूसरे दिन से ही पेशेंट को फिर से रिकवरी स्टार्ट हुई और पेशेंट काफी इस तरह से बाहर आया। दूसरा कि साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण पेशेंट को क्या है कि सब कुछ अच्छा चलता हो, पेशेंट भी अच्छे से रिकवर करता रहता हो, रिकवर कर रहा है, वेंटिलेटर पे है तो भी अच्छे से रिकवर कर रहा है, और कई बार साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है और पेशेंट डेथ हो जाती है। ऐसा हमने पेशेंट और डॉक्टर के द्वारा कहा गया है, ऐसे हमने सुना है और बहुत सारे आपके और हमारे रिलेटिव में भी हमने जाना है। तो मैं उसको उदावर्त के स्वरूप में लेता हूँ। हमारे यहाँ 13 प्रकार के उदावर्त बताए गए। अब कई बार ICU में पेशेंट को 5-5, 7-7 दिन तक मुझे लग रहा है, मलावरोध पर एलोपैथी डॉक्टर ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, मूत्रावरोध पर तो वो रहते हैं क्योंकि उससे बहुत इमरजेंसी पीरियड है, पर मलावरोध से इतनी इमरजेंसी तुरंत नहीं दिखती, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता है। तो फिर बाद में वो साइटोकाइन स्टॉर्म्स उत्पन्न करता है, वो उदावर्त उत्पन्न करता है और उदावर्त सूक्ष्म स्रोत तक उत्पन्न कर देता है और फिर जाके वो उदावर्त को चरक में भी घोर मृत्यु स्वरूप व्याधि बताया गया है। तो मुझे लग रहा है कि साइटोकाइन स्टॉर्म जस्ट उदावर्त और उसके कारण क्या है कि प्रॉब्लम होता है और उसी के कारण पेशेंट को। हाँ, दूसरा कि कई बार हमने किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन कंटिन्यूस दिया ही नहीं, थोड़ी बार यानी 2 घंटे 3 घंटे दिया, तो थोड़ी देर के बाद उसको स्टीम दिया, फिर बाद में उसको नॉर्मल रखा, फिर से हमने उसको फिर से ऑक्सीजन स्टार्ट किया। क्या हो रहा था, ओनली ऑक्सीजन देने से वो शीत वायु है और वायु भी शीत स्वरूप का ही होता है, एक शीत स्वभाव से होता है और ऑक्सीजन शीत स्वरूप कॉन्सेंट्रेशन रूप में रखते हैं तो वो शीत रहता है। कंटिन्यूस शीत गुण अंदर जाने से शीतता बढ़ती है, कफ को वो क्या है कि बाहर निकलने नहीं देता है और स्तब्धता बढ़ाता है, और दूसरा करता है कि फाइब्रोसिस होने का कारण भी बनता है। इसलिए हमने कोई भी पेशेंट को ऑक्सीजन पे रहे पेशेंट को कंटिन्यूस दिया ही नहीं, बीच बीच में कहीं न कहीं 4 बार 5 बार
स्टीम इनहेलेशन किया तो उसका इतना भी शुद्धता लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी के अंदर नहीं बढ़ा है, जिसके कारण क्या है कि इसका कफ भी बढ़ता रहे और दूसरा की फाइब्रोसिस होने के चांसेस बने ना रहे। और हमारा जो बीच में पूरा क्या क्या पथ्य पालन देते थे और किस तरह से आपका प्रोटोकॉल रहता था, तो हमारा पथ्य पालन में हमारा पूरा 7 डेज का हमने प्रोटोकॉल ही बना दिया था। तो हम पेशेंट को मूंग दाल, मूंग है, लौकी की सब्जी है, परवल की सब्जी है, इस तरह से गाजर है, मूली है, सभी का क्या है कि सूप बना के पेशेंट को देते थे। चावल देते, चावल हम उबला हुआ जो पानी निकाल के बनाते हैं वो देते थे। पेशेंट को भूख के अनुसार ही रोटी देती है तो रोटी पेशेंट को नहीं देते थे। जिस तरह से भूख उसको लगना स्टार्ट होती है तो फिर बाद में हम पेशेंट को देते थे। पेशेंट को भूख बिल्कुल भी नहीं है तो सूप जैसा ही पेशेंट को खाने में देते थे। सुबह नाश्ता में एज पर रिक्वायरमेंट पेशेंट को क्या है कि पेशेंट को शुरुआत में 1-2 दिन कुछ भी मन नहीं करता तो चाय भी 1 घूंट 2 घूंट उसको जस्ट मेंटली सेटिस्फेक्शन लगे इतना ही देते थे, क्योंकि उनको फिर स्ट्रेस, कई बार चाय का वेशन होने के कारण फिर उनको सर दर्द वगैरह चालू हो जाता है। तो जरूरत देना पड़े तो 1 घूंट 2 घूंट या 3 घूंट इतना ही मैक्सिमम नहीं देते थे। जिस तरह से इनकी क्षुधा उत्पन्न होती, अग्नि प्रदीप्त होती, इस तरह से हमने चेंज किया था हमारा डाइट। पर ज्यादातर इस तरह से ही जो हमारी नॉर्मल हम जो सब्जियां यूज करते हैं डाइट में वो ही सब्जियों के सूप बना के देते थे हम। और उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रहता था अग्नि पर। जिस तरह से उनको भूख लगती है जिस तरह से उनको हम आहार देते थे, पर भूख लगती है तो हम कम नहीं देते थे। उनको बोलते थे कि आपको भूख लग रहा है तो आप बिल्कुल खाइए। भूख लगने के बाद हमने रोटी भी उनको दिया है। हमारा किस तरह से दिनचर्या चलती थी वो भी चलती है वो बता देता हूँ। सुबह 6:30 से 7 बजे पेशेंट को उठ जाना है। फिर बाद में पेशेंट को उष्णोदक का पान करना है, कवल गंडूस कराना है। फिर बाद में उष्णोदक पान के ये कवल और गंडूस नीम का काढ़ा जैसा हम बनाते थे। सुबह का काढ़ा भी आ जाता था और गंडूस कवल से बनाते थे। स्नान, ज्वर है, ज्यादा वीकनेस है, उस पेशेंट को हम स्नान नहीं करवाते थे। जो स्फूर्ति में आ गए हैं, जो रिकवर हो गए उनको बोलते थे। और जिनको इतने लक्षण नहीं दिए गए थे तो उनको बालों पे पानी नहीं डालते हुए स्नान बोलने का बोल रहे थे। फिर योग प्राणायाम करवाते थे। उसके बाद अल्पाहार होता था पेशेंट का। फिर बाद में इस पर रिक्वायरमेंट लेपन है, उर्हो अभ्यंग है, स्वेदन है, जिससे कर्म चिकित्सा जिसको धूपन है, जो जिस तरह से जिसको थी वो चालू करते थे। फिर मंत्र जाप होता था। फिर मंत्र जाप में हमारे के अंदर बिल्डिंग के अंदर ही एक तरह साउंड सिस्टम बना दिया था। पेशेंट को जो रूम के अंदर भी मंत्र जाप दे दिया था। जो भगवान को वो मानते हैं, जिनमें उनको श्रद्धा है, उस तरह से उनको वो चालू रखने का बोलते थे। कपूरदानी भी हर एक रूम में लगाई रखी थी। तो 3 घंटा 4 घंटे पूरे दिन में वो कपूरदानी चालू रहती थी। फिर मध्याह्न का भोजन हो गया। मध्याह्न भोजन के बाद पेशेंट थोड़ा टहलता था, बुक रीडिंग करता है। और उस पूरी क्या है कि हम ऐसा ही एटमोस्फेयर बनाते हैं कि पेशेंट को लगे ही नहीं कि वो मरीज है। कुछ एक ऐसे सेंटर में आया है कि वो अच्छे से मजा कर रहा है। चिकित्सा फिर बाद में जो जरूरत थी पंचकर्मा चिकित्सा दोपहर वाली। फिर बाद में रात को हम अलग गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, कंटिन्यूस इसका मंत्र जाप ग्रुप में करवाते थे, उनके सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए पेशेंट को। और ओमकार ग्रुप में दरवाते। उसका ओमकार का ध्वनि इतना चमत्कारिक रूप से मदद रूप होता था कि सभी पेशेंट में जैसे कि हीलिंग पावर बढ़ रहा है, अंदर से विश्वास बढ़ रहा है। इस तरह से ओमकार मंत्र जाप सब एक साथ करते थे तो इस तरह से एक पूरा गुंजन बनता था पूरे योग हॉल में। और फिर रात को फिर क्या है कि आहार रहता था। और रात को पेशेंट को जो गोल्डन मिल्क, हम किसी पेशेंट को गोल्डन मिल्क नहीं देते थे। उनकी अग्नि प्रदीप्त हुई है तो सुबह में देते, रात को तो किसी को भी गोल्डन मिल्क या मिल्क नहीं देते थे। मुझे लग रहा है कि उसने खाया है तो 1-1.5 घंटे के बाद दूध देना वो अति बन जाता है उसके लिए, यानी अध्यसन बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो, मैंने किसी पेशेंट को भी सलाह नहीं दिया है। उसको लेना है तो सुबह में खाली पेट, उसको भूख लग रही है तो ही लेना है, रात को तो नहीं ही लेना है। इस तरह से हमने पूरा लाइफ पेशेंट का दिनचर्या हमने बनाया था। अब क्या है कि केस स्टडी में है बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक पे तो पेशेंट के
ओके, सब नियरेस्ट है तो मैं नहीं पेशेंट का बस बता देता हूँ। सिर्फ जो 20/25 स्कोर के साथ आए थे, जिनका 20 यानी 80% लंग इन्वॉल्वमेंट, उसका भी HRCT वगैरह हमारे साथ पास में। पेशेंट को SpO2 नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, पर वो एलोपैथी में दवाई लेके आया था और वो कोई भी दवाई उनको सूट ही नहीं करती, सेम पूरा ही मुंह भरा हुआ, अल्सरेशन पूरा ही, कुछ भी खाने, इवन पानी भी नहीं पी सकते थे। तो इन्हीं पेशेंट को हमने, कोई SpO2 डाउन नहीं, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। 20 और कोई भी लंग्स के डिसीज की हिस्ट्री भी नहीं थी उनके अंदर, तो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। तो वो पेशेंट को शायद मुझे लगा कि कोई हेवी डोज जनरल ने बहुत सारा स्टेरॉइड एक ही मात्रा में दिया, तो मे भी इतना टाइम तो वायरल लोड कम हुआ होगा और ज्यादा पीत बढ़ गया, मैं उसको समझ नहीं पा रहा था उस केस को। पर SpO2 नहीं उनका बढ़ा था, पर पेशेंट को वीकनेस बहुत थी और एक्सर्शन से वीकनेसनेस होता था उनको। सेम सिर्फ 3 दिन तक गुंजा पत्र रस को धीरे धीरे दिया और जिस तरह से उनको भूख लगती थी उस हिसाब से अल्प मात्रा में दूध दिया और फिर चावल और दाल दिया। फिर पेशेंट को फिर धीरे धीरे 3 दिन के बाद कोविड के सिम्टम दिखे, तब सनसनी सुदर्शन अल्प मात्रा में दिया और पेशेंट 8 से 10 दिन में पूरी तरह से ठीक होके घर पे गया। एक आयुर्वेद दवाई के अति मात्रा सेवन के कारण मुख का अल्सरेशन वाला आया, एक एलोपैथी की कुछ मिस ट्रीटमेंट के कारण पूरे अल्सरेशन वाला हुआ है। दोनों में बहुत अच्छे से हमने गुंजा पत्र बहुत अच्छे से मददरूप हुआ। आई थिंक मैंने प्रयास किया है कि जिस तरह से, और अभी हमने रिहैबिलिटेशन के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ म्यूकरमाइकोसिस और जो पोस्ट कोविड कफ और वीकनेस की तकलीफ रहती है और पेशेंट को फाइब्रोसिस का जो तकलीफ होता है उसके प्रिवेंशन रूप में से ही हमने उसके लिए भी पेशेंट को इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। और इससे भी पेशेंट हमारे लिए रिहैबिलिटेशन में आते हैं और फिर उसी समय वहाँ पे योग प्राणायाम बहुत अच्छे से मददरूप होता है। पेशेंट को प्राणायाम करने से, जो पेशेंट पोस्ट कोविड में 91, 92 जिनका रहता है SpO2 और 97, 98 तक लाने में प्राणायाम करने के बाद बहुत अच्छी, जिनके हार्ट बीट ज्यादा रहते हैं उनको हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, उनकी मानसिक अवसाद को दूर करने में, तो ये उन्ह प्रदेश पर अभ्यंग, शिरोभ्यंग, बाष्पवेदन, प्राणायाम बहुत अच्छे से मदद। मुझे लग रहा है कि सरकार आपको नहीं दे रही कोविड सेंटर का, तो मुझे लग रहा है पोस्ट कोविड सेंटर चालू कर दीजिए हर एक जगह, तो ये भी बहुत मानव समाज के लिए हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और म्यूकरमाइकोसिस का शुरुआत से ही किसको लक्षण दिख रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमें आयुर्वेद दवाई मददरूप हो सकती है। यस सर, अब चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं, तो जो मैंने कहा नहीं है रह गया हो तो पहले हम प्रश्न आंसर कर लेते हैं। हाँ हार्दिक जी, एक तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि गुंजा पत्र की जगह अगर हम कुछ और ले सके, अगर मान लीजिए उनके पास नहीं है तो सोरस की जगह, उसकी जगह। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसी जगह काली किशमिश का रस निकाल के इसके अंदर वालपिष्टी, शंखभस्म डाल के हम वो ले सकते हैं, या फिर उसके अंदर अल्प मात्रा में शतावरी, हाँ मैं यहाँ कहना रह जाता, शतावरी घी भी कई पेशेंट को बहुत अच्छे से फायदा करवाता है। जिस पेशेंट को ज्यादा हमने जिस पेशेंट उरदा उदरदा देखा है, शतावरी घी अल्प मात्रा में शुरुआत किया तो उसी दिन से ही पेशेंट को लाभ होना शुरुआत हो गया। तो शतावरी घी अल्प मात्रा में उस पेशेंट को, अति अल्प मात्रा में, जस्ट उनको सलाइवा में ही थोड़ा मिक्स हो, थोड़ी थोड़ी देर में देना है, तो अग्नि को मंद भी नहीं करेगा। और क्या है कि जो पहले से अग्नि मंद ऐसा लग रहा है आपको, तो अल्प मात्रा में दोगे तो ये घी ही अग्नि दीपन का कार्य करेगी, धीरे धीरे डालोगे तो, मुझे लग रहा है अल्प मात्रा में दोगे तो इस तरह से ये मदद अवश्य ही हमें। तो द्राक्ष आंवले आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से मददरूप होता है कि और ये रेफरेंस सुश्रुत का है, उन्होंने सिर्फ हरितकी और द्राक्षा को, जब भूख आपको है कि नहीं, रियल भूख है नहीं, उसको डायग्नोसिस करने के लिए बताया है। पर मैं जो अम्लपित्त के पेशेंट है उनको यूज करता हूँ घर पे बना के द्राक्षा भैया आंवले, उसमें 50% या फिर 75% काली किशमिश का पल्क बना के उसमें 25 और 50% हरितकी का पाउडर मिक्स करके वो आंवले बना लेते हैं, घी में द्राक्षा का कल्प का ब्रूस्ट करके, फिर इतना अच्छा है कि आप मुंह में रखते ही आपका अनुलोमन होगा,
मुंह में रखते ही आपको ज्यादा पित्त होगा तो वो निकाल देगा, कम होगा तो उसको समन कर देगा। बहुत ही अच्छा ये द्राक्षावली आंवले काम करता है उसके ऊपर, और मैंने ये भी यूज किया है इस बार। हार्दिक जी, हम लोग गुंजा पत्र की जगह वासा स्वरस भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, ले सकते हैं, वासा स्वरस भी ले सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि वासा को भी रक्तपित्त में बहुत अच्छे से यूज किया है, और स्वरस का स्वर्धन भी आदि है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा है उसके अंदर कुछ प्रक्षेप द्रव्य, प्रवाल पिष्टी या संभस्म ऐसा डाल देते हैं तो और अच्छे से मुझे वो परिणाम देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर मुझे लग रहा है गुंजा पत्र नहीं मिले तो चिंता नहीं करना है, पर मिले, कहीं से मिल जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो कोई भी एलोपैथी मेडिसिन भी या दुनिया की दूसरी कोई भी इतनी जल्दी मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करती, इतनी अच्छे से ये काम करता है। विनीश जी, एक मेरा भी क्वेश्चन है हार्दिक जी से। हार्दिक जी, एक सवाल बीच में भी कई बार जब आपके नाम की चर्चा हुई और जब हमने ये सब लिस्ट बना रहे थे, तो कई लोगों ने पूछा कि आप जो कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो कैसे आरंभ किया आपने? हाँ बिल्कुल, एक समय ऐसा आया था मई 2020 में कि बेड कम पड़ रहे थे, बेड कम होना स्टार्ट हो गया था। तो बड़ौदा में सिर्फ हमारे यहाँ भी इस तरह से था, तो सभी जितने भी NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल है बड़ौदा के, उनको सभी को ब्लाइंडली परमिशन दे दिया। अब पूरे गुजरात में और बड़ौदा में NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल 35 बेड का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अकेला था। तो उसी समय यहाँ क्वेश्चन मार्क उठा कि भी क्या किया जाए, तो उन्होंने और अथॉरिटी कलेक्टर के पास भी और OSD के पास भी, तो उन्होंने यहाँ, और हमारे ओनर हैं जो पॉलिटिकल लीडर है हॉस्पिटल के, वो बीजेपी प्रेसिडेंट है यहाँ के, तो उन्होंने वहां पे, और उसी समय आयुष की गाइडलाइन 48 पेजेस थे, सभी को पता होगा, वो 40 पेजेस की गाइडलाइन बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, उस गाइडलाइन के अनुसार भी हमारी कोविड सेंटर बहुत सारे बने। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से काम, मुझे लग रहा है जो माइल्ड मॉडरेट केसेस में ही हम इतना अच्छा काम कर दे तो पेशेंट आईसीयू तक जा ही नहीं, और इतनी खराब अवस्था में जा ही नहीं, इतना पेशेंट ही पेशेंट को लाता है, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ था कि हमें जो जितने वो हमारी तरफ से भी बहुत प्रचार प्रसार किया गया हॉस्पिटल का, पर वहां वो सब कोई होर्डिंग्स का, उससे देख के एक भी पेशेंट नहीं आया था। पहले पेशेंट 4-5 एडमिट हुए जो मेरे पुराने पेशेंट जो अलग व्याधियों से वो ठीक हुए थे, तो उन्होंने उनके रिलेटिव ने मेरे पे विश्वास रख के एडमिट किया। हमारा हॉस्पिटल आउट ऑफ साइड बड़ौदा है, बहुत सारा, वहाँ पे इमरजेंसी हुई तो ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी टाइम लग जाता है। उसी से मेरे पे विश्वास करे कि उन्होंने एडमिट किया, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत सारे रिस्क भी थे, पर मेरे अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास जग गया था, इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और वहां से NABH हॉस्पिटल सभी को वहां पे उन्होंने परमिशन दे दी कि उनको बेड बढ़ाने के, और हमारी परमिशन के लिए वहां पे कागज में लिखा गया कि ट्रीटमेंट एज पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट गाइडलाइन, वैसा स्पेसिफिक करके हमें परमिशन मिला। और फिर बाद में, उसके बाद में 1 महीने के बाद में मैंने हमारे सर के पास जाके एक रजुआत करी, हमारे जो ओनर हैं, तो उन्होंने, वो भी MBBS MD डॉक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है वो, MBBS MD सॉरी बात है, सवाल नहीं बात है, क्योंकि MBBS MD डॉक्टर है वो खुद, उनके पास मैंने ये बात रखी और उन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और बाद में कुछ मैंने बात रखी और 7 दिनों के अंदर ही हमने हमारे कोविड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया और उसकी शुरुआत की। और मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि हम माइल्ड अवस्था से ही पेशेंट को हमारे पास ले लेते हैं, और मैं ऐसा सपना, तीसरी वेव आई ही नहीं हमारे इंडिया में, आए तो मैं ऐसा स्वप्न आज देख रहा हूँ कि हमारे पूरे इंडिया में 100 ऐसे कोविड सेंटर आयुर्वेद के बने, और वहां से सभी को इस तरह से जागरूक किया जाए कि शुरुआत से ही माइल्ड केस में हमारे पास आ जाए, माइल्ड अवस्था में, तो मॉडरेट में नहीं जाएंगे, सीवियर में नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे से ठीक हो गए घर पे जाएंगे। हमारा रेशियो रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ, 150 के ऊपर हमने पेशेंट ठीक किए,
उसमें से एक ही पेशेंट का डेथ हुआ है। वो 87 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट थी और उसको बहुत सारे उपद्रव स्वरूप व्याधियां थी और हमने बोल ही दिया था, पर उनको हमारे पास रखना था पेशेंट, इसलिए हमने रखा। दूसरा, सिर्फ 8 पेशेंट को हमें रिफर करना पड़ा। उनके कुछ ऐसे पेशेंट थे कि जिनको हमने बोला कि आपको जाना चाहिए, पर उनको उनके रिलेटिव और पेशेंट के कारण कि आप ही ट्रीटमेंट करो जो भी होगा, तो ऐसे पेशेंट को भी हमने बहुत अच्छे से, जिनको आईसीयू की ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड थी, उनको हमने वहां से ठीक किया। 10% ऐसे रोगियों हैं कि जहाँ पे कुछ अवस्था में हमने एलोपैथी का भी सहारा लिया। मैंने बोला था फर्स्ट में कि हम अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत्, जहाँ चरक जी कहते हैं कि जो व्याधि मृत्यु स्वरूप जा रही है, वहां पे कुछ भी करके पेशेंट को प्राण संकट से बाहर निकालना ही हमारा ध्येय बनता है। तो आपका अंतमन क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी मर्यादा क्या कहती है, आपका विज्ञान क्या कहता है, और अल्टीमेटली आप ये सब मिला के आप क्या डिसीजन लेते हो। तो मैंने वहां पे ये डिसीजन सही समझा और हमारे पल्मोलॉजिस्ट का सपोर्ट भी लिया और वैसे पेशेंट को भी हमने ठीक किया। यानी 150 पेशेंट में से 15% 20 पेशेंट ऐसे होंगे कि जिनको हमने साथ में एलोपैथी दवाई भी दिया। बहुत बढ़िया। और दो महीने से बच्चे से लेकर हमने 92 इयर्स ओल्ड एज तक पेशेंट को भी ठीक किया, गर्भिणी पेशेंट को भी हमने ठीक किया। नहीं, वैद्य हार्दिक सर, आपने जो अपने अनुभव को जिस तरह से रखा है, मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से आपने अपने केसेस को प्रेजेंट किया है और जिस तरह से आपने चिकित्सा, आहार विहार, कोविड का सेंटर किस तरह से हमें अपना आगे रन कर सकते हैं, और योग को भी कहीं ना कहीं आपने अपने सेंटर में जो है वो दिनचर्या में रखा है। हम हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि, और सभी वैद्य जो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो वैद्य जो रोज यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अनुभव को ले और समाज में जो ये हमारा कोरोना महामारी फैली हुई है उसमें कहीं ना कहीं सेवा भाव से उनकी चिकित्सा करें। मैं हृदय से फिर दोबारा वैद्य हार्दिक भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। मैं अब जो है सर को, सुरेंद्र चौधरी सर को बोलता हूँ कि जी। हाँ सर, एक बात मैंने कहना रह गया। गुड़ अदरक प्रयोग मैंने बहुत किया है और मेरे लेक्चर में कहीं क्यों मिस हो गया, आई डोंट नो। गुड़ अदरक प्रयोग सुबह और शाम पेशेंट को हर आधे घंटे में हमने पेशेंट को दिया है गुड़ अदरक। उसमें से 50% गुड़ और 50% अदरक को मिला के पेशेंट को सुबह में पेशेंट को मिल जाता था 7 बजे। तो पेशेंट को 3 घंटे में उसको जैसे लगे तो उसके कफ के काल में सुबह में और शाम को 5 बजे के बाद गुड़, और उसके कारण भी हमें डी-डाइमर कम करने में, कास को अल्प करने में बहुत अच्छे से मदद हुआ। हाँ, वो अदरक को हम घृत ब्रुश कर लेते थे और फिर जितना अदरक है उतना ही गुड़ डाल के पेशेंट को देते। और एक पेशेंट रह जाता है फंगस के लिए, किसी ने पूछा है तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट में आंसर देना चाहूंगा कि म्यूकर माइकोसिस मोस्टली जिनको ज्यादा ऑक्सीजन दिया गया है 15-20 दिन का वेंटिलेटर पर एनआरबीएम में बाईपेप पर, तो उनकी संभावना ज्यादा है। जो डायबिटीज है, जिनको स्टेरॉइड ज्यादा दिया, तो वो पेशेंट में क्या होता है कि वो जिस तरह से आपका हाथ कोई पानी में भिगो रखता है या ठंडे पानी में, और कैसे हाथ एकदम हो जाता है, जिस तरह से पूरे साइनस इस तरह से शीतता के कारण पूरे सॉफ्ट हो जाते हैं, और वहां फिर क्या है कि किस तरह से फंगस होना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और पेशेंट 10 दिन 15 दिन तक नहाया नहीं होता है, ब्रश नहीं किया होता है, ओरल हाइजीन हम सब कुछ, और इतनी सारी मेडिसिन, और कई पेशेंट को रायल्स ट्यूब डाला होता है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत सारी संक्रमित होने के बहुत चांसेस ज्यादा है। जिनको बढ़ गया है तो मुझे लग रहा है कि वो असाध्य का स्वरूप धारण कर लिया, कि वो उसको फिर हमारे औषध से प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उसकी उपेक्षा नहीं, या फिर उसको शल्य चिकित्सक के पास रिफर करना चाहिए, जिसको बहुत सारा जिसको पता है कि अपर पैलेट में से भी बहुत सारा आप देख सकते हैं कि वो
एकदम से कालापन का पार्ट बन गया है, ऐसे पेशेंट को जड़बा भी बहुत खराब हो चुका है, तो शल्य प्रधान हो गया, तो मुझे लग रहा है कि उसको हमें पेशेंट को भी नहीं परेशान करना चाहिए और हमें भी उसको शल्य धन्वंतरी अधिकार मान के उनको रिफर करना है। साथ में हम आयुर्वेदिक दवाई दे सकते हैं, पर जिनको शुरुआत से ही है तो उष्ण, मुझे लग रहा है कि कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, तो उष्ण गुण और रुक्ष गुण प्रधान चिकित्सा, उष्ण स्वेदन भी कर सकते हैं और हमारे औषध द्रव्य भी ऐसे यूज करते हैं, तो वो म्यूकोसिस को प्रिवेंशन रूप में मदद रूप होके हम उसको मदद